दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे खोरठा कहानी सोंद माटी। सोंद माटी में 10 कहानी है। 10 कहानी हम लोग 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। मज़े की बात है कि यहाँ से एक भी प्रश्न आपका छूटने को नहीं मिलेगा। एग्जाम में हो सकता है 12 से 15 क्वेश्चन आपका यहीं से मिले। ठीक है, तो ये कहानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 कहानी हम लोग चलिए कंप्लीट करते हैं एक एक करके। तो नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा लेखक परिचय देख लेते हैं, फिर एक एक करके पूरा कहानी कंप्लीट कर लेंगे। तो सोंद माटी, सोंद माटी का अर्थ होता है माटी का सोंधापन, तो माटी का खुशबू। इसमें टोटल 10 कहानी है खोरठा का और 31 कविता संग्रह है। याद रखना है 10 कहानी और 31 कविता संग्रह। सोंद माटी का जो फर्स्ट प्रकाशन है, प्रकाशन को बहराइल बोलते हैं, 1990 में हुआ है। सेकंड प्रकाशन 2017 में हुआ है। ठीक है, सोंद माटी का जो लेखक है प्रोफेसर विनोद कुमार हैं, जो HOD रह चुके हैं खोरठा डिपार्टमेंट रांची कॉलेज रांची के। विनोद कुमार का जन्म का बात करें तो 18 नवंबर 1961 में हुआ है। कहाँ पे? तो दारू झुमरा हजारीबाग में है दारू और झुमरा, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। पिता जो है मथुरा प्रसाद हैं, जो पैसे से किसान हैं। चाचा इनका देवनारायण कुमार हैं, जो वकील हैं पैसे से। शिक्षा जो इनका है MA कर चुके हैं खोरठा और हिंदी से। ठीक है, 1986 में खोरठा से कंप्लीट हुआ है, 1989 में हिंदी से कंप्लीट हुआ है। क्या? तो MA। नेट UGC भी किए हैं 1990 में। 2006 में PhD। सेवा का बात करें तो अध्यापन का कार्य कर चुके हैं। प्रकाशन का बात करें यदि सोंद माटी का, तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा किया गया है। सम्मान का बात करें यदि विनोद कुमार को दिया गया है तो खोरठा रत्न 1993 में, डॉक्टर अंबेडकर फिलोसफी सम्मान 2018 में, झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में, और विलुप्त भाषाओं के प्रलेखन के सहयोग के लिए विशेष सम्मान दिया गया है 2021 में। तो ये 4 सम्मान आपको याद रखना है। गद्य भाग जो कहानी है, तो इसमें टोटल 10 कहानी है। 10 कहानी इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला उबार है, जिंदगी डुवानी दूसरा है, तीसरा है धुआं धंधा है, चौथा है माइकेलोर, पांचवा है अजवार भौजिक बेडाल चेंगा, छठा है दो पहला जोड़रा, सातवां है ओद दीदा, आठवां है मलकी बहू, नौवां है भीतर बाहर और 10वां है होब। तो ये चलिए हम लोग 10 कहानी एक एक करके कंप्लीट करते हैं और सबसे पहले हम लोग उबार से कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं सोंद माटी का कहानी। ठीक है, तो सोंद माटी में सबसे पहले हम लोग लेखक के परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी पे चलते हैं। सोंद माटी, सोंद माटी का अर्थ होता है माटी का सोंधापन, तो माटी का खुशबू। ये दोनों सोंद माटी का अर्थ हो गया। टोटल जो कहानी है इसमें 10 कहानी है और 31 कविता संग्रह है सोंद माटी में। सोंद माटी जो है फर्स्ट प्रकाशन जो है बहराइल बोलते हैं प्रकाशन को, 1990 में हुआ था फर्स्ट प्रकाशन, और सेकंड जो प्रकाशन हुआ था दूसरा प्रकाशन 2017 में हुआ था। याद रखना है सोंद माटी का लेखक जो है प्रोफेसर विनोद कुमार हैं, HOD रह चुके हैं ये खोरठा डिपार्टमेंट में रांची कॉलेज के। ठीक है, विनोद कुमार का जन्म कब हुआ? तो 18 नवंबर 1961 में हुआ। दारू झुमरा, ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दारू झुमरा जो है हजारीबाग में पड़ता है। पिता जो हैं इनके मथुरा प्रसाद हैं, जो किसान हैं। ठीक है, और चाचा देवनारायण कुमार हैं, वकील हैं। ठीक है, इनका हाथ होता है विनोद कुमार के पीछे, इसलिए इनका भी जरूरी हो जाता है देवनारायण कुमार का, जो वकील हैं पैसे से। शिक्षा जो है विनोद कुमार का MA किए हुए हैं खोरठा से और हिंदी से। 1986 में खोरठा से किए हैं MA और 1989 में हिंदी से किए हैं। नेट UGC 1990 में किए हैं, 2006 में PhD भी किए हुए हैं। सेवा जो है अध्यापन का काम कर चुके हैं, यानी कि पढ़ाने का काम। प्रकाशन जो है सोंद माटी का जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची से किया गया है। सम्मान जो है इनको खोरठा रत्न का सम्मान दिया गया 1993 में। डॉक्टर अंबेडकर फिलोसफी सम्मान 2018 में दिया गया है। ठीक है, झारखंड भाषा साहित्य विशेष सम्मान जो है 2019 में दिया गया है। विलुप्त भाषाओं के प्रलेखन के सहयोग के लिए विशेष सम्मान 2021 में भी दिया गया है। गद्य भाग कहानी है और इसमें टोटल 10 कहानी है। तो 10 कहानी को एक जरा हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे कहानी के बारे में पढ़ेंगे। पहला कहानी है युवार, दूसरा कहानी है जिंदगी डुवानी, तीसरा कहानी है धुआं धुआं, चौथा कहानी है माई के लोर, पांचवा है
यजवायर भौजी बेड़ाइल चेंगा। ठीक है। छठा कहानी है एक पहला जोंधरा। और सातवां कहानी है ओद दीदा। आठवां कहानी है मलकी बहू। नौवां कहानी है भीतर बाहर। और 10वां कहानी है होब। तो ये 10 कहानी हम लोग को पढ़ना है इस सोंद माटी किताब में। पहला कहानी जो है युबार है, खोरठा कहानी है। कल्याण होता है इसका मतलब और तारना। युबार का मतलब होता है कल्याण अतो तारना। ठीक है। तो मुख्य पात्र हम बात करें तो झबरू है जो एक टुटपुंजिया किसान है। झबरू कौन है? टुटपुंजिया किसान। बिहारी झबरू का बेटा होता है। इस झबरू का बिहारी क्या हो गया? बेटा हो गया। ठीक है। और झबरू जो है टोटल परिवार जो है इसका 5 है, यानी कि पूरा समूह जो है फैमिली का वो कितना है? 5 है, जिसमें से एक बेटा होता है, 2 बेटी होती है। बेटा जो है वो बिहारी है और 2 बेटी जो है पर्वतिया और सुमिया है। ये 2 बेटी है। उसके बाद हम अन्य पात्र में बात करें तो गणेश बाबू है, महेश बाबू है, बीरू है। बीरू जो है साहूकार का बेटा होता है, सूदखोर होता है, ये सूद पे काम करता है। ठीक है। तिलका कुम्हार है। उसके बाद बुधना है। तो ये सब अन्य पात्र में है। और एक बिहारी की माँ है, यानी कि झबरू की पत्नी है। बिहारी का फ्रेंड कौन है? तो यानी कि बिहारी का दोस्त कौन है? तो दिनेश है, परेश है, बिरजू। ये सब कौन है? बिहारी का दोस्त है। हल्का सा जिक्र है ये सब का, तो हम लोग आगे देख लेंगे। कहानी अब स्टार्ट होता है। आदमी उदार होता है तो देवता होता है। कहानी में कहा जा रहा है कि यदि आदमी उदार हो तो वो देवता के समान होता है और नीच हो तो शैतान के समान होता है। आज साइंस आगे बढ़ा तो बुद्धि ज्ञान भी बढ़ा है। साइंस यदि आगे बढ़ गया तो क्या बढ़ा? बुद्धि और ज्ञान भी आगे बढ़ा। परंतु गांव के लोग वहीं के वहीं। लेकिन ये तो शहर में होता है। बुद्धि और ज्ञान कहाँ पे बढ़ता है? शहर में। गांव के लोग वहीं के वहीं रह गए, ऐसा कहानी में कहा जा रहा है। गांव जब आगे होगा तो देश आगे होगा, परंतु कैसे? झबरू के पास बढ़िया हर कुदार नहीं है। झबरू एक टुटपुंजिया किसान होता है, तो इसके पास कहाँ से बढ़िया हर कुदार होगा? डांगर गोरू मतलब जानवर वगैरह हल जोतने के लिए जो यूज करते हैं, तो कहाँ से बढ़िया हर कुदार और डांगर गोरू नहीं है। किसके पास? झबरू के पास। न कोई पीठ पर यानी सहयोगी है। पीठ पर मतलब सहयोगी होता है, तो ये सब वर्ड आपको ध्यान रखना है। पीठ पर का मतलब सहयोगी। झबरू का करेजा जो है सूप भर है, लेकिन झबरू का जो है करेजा सूप भर यानी कि भरा है, बड़ा है। ठीक है। जैसे ये टुटपुंजिया किसान है, लेकिन इसका करेजा जो है वो सूप भर है, इसके पास भले ही कुछ नहीं है। गांव का किसान प्रकृति का पहलवान होता है, कोई हरा नहीं सकता है इसको। गांव के किसान जो होता है इसको कोई हरा नहीं सकता है। पानी और हवा यदि इसका साथ दे दे तो इसका छाती चौड़ा हो जाता है। किसान के बारे में कहा जा रहा है कि गांव का किसान जो है उसको यदि पानी और हवा दोनों यदि साथ दे दे तो उसका छाती चौड़ा हो जाता है खुशी से। झबरू जो है भिनसरे उठता है। किसान लोग अक्सर ही एकदम सुबह सुबह उठते हैं और खेत की ओर चले जाते हैं, तो झबरू जो है भिनसरे उठ के हार कुदार लेता है और टड़ाई बारी यानी कि जाने लगता है अपने खेत की तरफ। यानी बारी मतलब हो गया जो घर के पीछे खेत होता है, तो वही टाण बारी जाने लगता है। बिहारी माए कलवा पानी जलपान, ठीक है, कलवा पानी को जलपान बोलते हैं, तो पहुंचाती है। सूर्य युगन से डूबन तक यानी सूर्य के उगने से लेकर के डूबने तक दोनों खेत में काम करता है, सिर्फ बिहारी को पढ़ाने के लिए। यदि ये खट रहा है, काम कर रहा है दिन और रात, तो इसका एक ही काम था कि बिहारी को हम अच्छे से पढ़ा पाएँ। ठीक है। आजी जब जिंदा थे बिहारी को आशीर्वाद दी थी। आजी मतलब दादी बोला गया। बिहारी का जो दादी है वो जिंदा थी, उसी समय बिहारी को आशीर्वाद दी थी कि इंस्पेक्टर बनने का, कि तुम इंस्पेक्टर बनोगे आगे जा कर के। तो झबरू का घर जो है गांव के पूर्व साइड में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झबरू का घर जो है गांव के किस ओर होता है, तो वो पूर्व साइड की ओर होता है। घर के ओसरा में, घर के बीच में एक ओसरा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जुआठ टांगने का जगह होता है। यानी कि जो खेती करता है तो हल जोतता है ना, तो बैल के कंधे पे जो लादा जाता है हल जोतने के लिए, उसको जुआठ बोलते हैं। तो जुआठ कहाँ पे टांगता है? ओसरा में।
पीछे जो है 2 कट्ठा बायर होता है, यानी कि घर के पीछे क्या है 2 कट्ठा बायर। कितना बार 2 कट्ठा, ये वर्ड याद रखना है। बिहारी को मैट्रिक किए 2 साल हो चुका है, बिहारी को 2 साल हो चुका है मैट्रिक किए, लेकिन पैसा की वजह से कॉलेज में नाम नहीं लिखाया गया है। झबरू सोचता है अगहन में आलू बेच के नाम लिखा देंगे। जब अगहन में आलू पैदा हो जाएगा तो आलू को बेच देंगे और इसका बिहारी का नाम जो है लिखा देंगे। भले हम लोग कूड़ा माड़ से गुजारा करेंगे, हम लोग कूड़ा और माड़ यानी कि माड़ भात जो होता है जो चावल का बनता है, बस उसी से हम लोग गुजारा कर लेंगे, लेकिन बिहारी को ज़रूर पढ़ाएंगे। बिहारी अब 18 साल का हो चुका है, बिहारी 18 साल का हो चुका है। बिहारी आर पे बैठा है, यानी कि मेड़ पे, यानी कि जो खेत होता है तो वही आर बोला गया है मेड़ को, तो आर पे बैठा होता है बिहारी। झबरू उधर से आते हैं, यानी कि इनके पिताजी आते हैं झबरू और बोलते हैं बैठल से काम नहीं चलेगा बेटा, यानी बैठने से काम नहीं चलेगा बेटा, ट्यूशन भी देखो, चाय पकौड़ी का जुगाड़ हो जाएगा। यदि तुम ट्यूशन पढ़ाते हो तो चाय और पकौड़े अपना पैकेट खर्चा निकाल सकते हो। बिहारी जो है रांची भागने, जब ऐसा बोलते हैं तो इसको लगता है कि हम रांची भाग जाएं, किसी के घर या तो होटल में काम करने लगे, ऐसा ये सोचने लगता है बिहारी। तब तक इसकी माँ आ जाती है, माँ आती है और माँ का जान भी करते हैं कलेजा कैसा होता है एकदम बेटा के प्रति, तो बीच में माँ आ जाती है और बिहारी को सांत्वना देती है नाम लिखवाने का कि बेटा तुम फिक्र मत करो, हम नाम तुम्हारा लिखवा देंगे। इस वर्ष आलू की उपज अच्छा हो गया। देखिए किस्मत, आलू की उपज भी अच्छा हो जाता है। बिहारी सबसे ज़्यादा अहुल्लासे मतलब हो गया खुश होना, यानी सबसे अधिक खुश कौन है तो बिहारी है। गांव में एक दूसरे से सब जलता है, गांव ही ऐसा था कि एक दूसरे से सब जलता है। अक्सर ये गांव में होता ही है, हर गांव में, तो एक दूसरे से लोग जलते हैं। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाएंगे। तो गरीब का सब दुश्मन होता है, ऐसा बोला जा रहा है। कहावत भी है माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। ठीक है, माछी घाव खोजता है और लोग मतलब जो लोग होते हैं वो क्या खोजते हैं, दाव खोजते हैं। गांव में अब वेद और पुराण के जगह पॉलिटिक्स करवैया मिलेगा, यानी कि पहले क्या होता था वेद और पुराण करने वाले मिलते थे गांव में, लेकिन अब पॉलिटिक्स करते हैं सब लोग। ठीक है, चाहे वो बूढ़ा हो या तो फिर बच्चा हो। झबरू जो है तिलका कुम्हार के छुआ छठी में गए हुए थे। कौन, झबरू। तिलका कुम्हार जो है उसका छुआ यानी कि बेटा जो है छठी था, तो उसी में हजामत बनवेले ये जाता है। ठीक है, कौन, झबरू। गणेश बाबू और महेश बाबू वहीं पे बैठे हुए थे। आलू उपज से झबरू किस्मत बदल गया, यानी कि वहाँ पे गणेश बाबू और महेश बाबू बैठे हुए हैं, तो वो ताना मारते हैं झबरू को कि झबरू किस्मत अब बदल गया आलू की उपज से, झबरू बाबू बन गेल है। अब झबरू ने ये झबरू बाबू बन गेल है, ताना मारता है, चुटकी लेता है इस तरह से। गणेश बाबू का पेट लंबा था, याद रखना है किसका पेट लंबा था, गणेश बाबू का, और करुआ तेल थाप रहा था। ठीक है, गणेश बाबू। गणेश जो है झबरू से बिहारी मैट्रिक पास कराए के की पहले, यानी बिहारी को मैट्रिक पास पर करा करके और क्या पाया, ये कौन बोल रहा है, गणेश बाबू बोल रहा है। ये धंधा में भीख मांगे हो तो, यानी यदि तू उसको बैठा करके रखोगे तो आगे तुमको भीख मांगना पड़ेगा, आजकल नौकरी भी ना हो। बिहारी साइंस में तेज रहता है, बिहारी जो है साइंस में तेज रहता है, टुटमुनिया खातिर साइंस ने है। यानी गणेश बाबू जो हैं वो बोलते हैं कि बिहारी तो साइंस में तेज है और वो साइंस पढ़ाना चाहता है, लेकिन तुम पढ़ा नहीं पाओगे, तुम एक टुटपुंजिया किसान हो। झबरू का हजामत होने पर, जब झबरू का हजामत होता है तो खाट से उठता है और करुआ तेल का थापी लेकर के चल देता है। झबरू जब घर पहुंचता है तो खाट ला करके बोर गाछता है, यानी बरगद का पेड़ के पास लेटा देता है और उस पर लेट जाता है। बुधना का खेत, यानी बुधना भी है तो बुधना का खेत झबरू खेत से सटल रहता है, यानी कि इसका जो खेत होता है वो झबरू खेत से सटा हुआ होता है। बुधना का खेत देखने के लिए आता है बुधना अपना खेत। झबरू और बुधना में राम सलाम होता है, बात विचार होता है। झबरू बुधन से
बिहारी के एडमिशन करवे सोचे ही है, यानी बिहारी के एडमिशन के बारे में बोलता है झबरू बुधना से। तो दोनों बेटी के शादी भी करवे है, यानी झबरू बोलता है कि इधर बिहारी का एडमिशन भी कराना है और दोनों बेटी का शादी भी करवाना है, कैसे करें। तो बुधन बोलता है एडमिशन करेबे तब सोनले सुगंध है, तो यानी कि सोना पे ये सुगंध होगा यदि तुम एडमिशन करवा देते हो। बुधन बोलता है आज जे बुनबे कल काटबे, आज जो बुनोगे वही कल काटोगे। गंवाती मैया कृपा हतै तो लिखा जात, यानी कि गांव की माई का यदि कृपा होगा तो इसका एडमिशन हो जाएगा। सबसे बड़ा धन संतोष है। कहानी में कहा जा रहा है संतोष के डेरे मेवा फरे है, पूर्वैया के सिरहरी से नींद तुरंत टूट जाता है, यानी जब पूर्व से हवा चलती है तो नींद क्या होता है, तुरंत टूट जाता है। परंतु किसान का नींद अध कचरा होता है, किसान तो कहाँ अच्छे से सो पाता है। फसल में ध्यान के कारण जो किसान होता है इसका तो ध्यान फसल पे होता है, तो ये सो भी नहीं पाता है। 4 नींद बाद मुर्गा बांग देता है, झबरू उठ के फरसा लेकर के और चल देता है। मेलान खोलना भी था उसको, अपना जानवर बोला गया है मेलान, ठीक है, तो जानवर को मेलान खोलना भी है। आज पश्चिम में मेलान खोला, यानी कि झबरू क्या करता है पश्चिम साइड में मेलान खोला। उसका घर किधर होता है, पूर्व साइड में, गांव का पूर्व साइड में, पश्चिम की ओर मेलान खोलता है। उधर जो है गणेश बाबू का गेहूं का खेत होता है हरा भरा, गेहूं का खेत हरा भरा था। गणेश बाबू और महेश बाबू गांव के माननीय आदमी होते हैं, ये दोनों बीए भी किए हुए हैं, लेकिन घोरपेच है, ये एकदम से घोरपेच वाला यानी कि जलंत आदमी है ये दोनों। दूसरे दिन पश्चिम में ही मेलान खोले, अब दूसरे दिन भी पश्चिम की ओर मेलान खोल दिए। गणेश बाबू जो हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि गेहूं खा गेलो तुर बर्दा, संभल के खोल कर मेलान, यानी कि झबरू को बोल रहे हैं गणेश बाबू। बीरू और महेश्वर दोनों जो है अधरतीय यानी कि आधा रात में 12 बजे झबरू का जो है गुहाल आकर के डांगर खोल देते हैं, यानी कि उसका जो जानवर होता है उसको खोल देते हैं। कौन, बीरू और महेश्वर गणेश बाबू के गेहूं में हाँक देते हैं और खोल करके मिलान क्या करते हैं, गणेश बाबू के खेत में, गेहूं वाला खेत में हाँक देते हैं। गणेश बाबू झबरू को सुनाता है, बैल को भी पीटता है। गणेश बाबू जो है वो झबरू को भला बुरा गाली उली देता है और बैल को भी पीटने लगता है। बरद को काजी हाउस में घुसा देता है। झबरू जो है, झबरू पर पंचायत बैठता है। 4 दिन बाद बीरू पंचायत करवाता है। बीरू जो है 4 दिन बाद पंचायत करवाता है। बीरू उसके लिए 20 रुपया घूस झबरू से ले चुका होता है, ठीक है, बीरू लेता है। संडे को गांव के हेठ टोला में, पंचायत कहाँ पे हो रहा है, गांव के हेठ टोला में बोरगाछ तर पंचायत होता है। पंच के मुख्य जो है बीरू और महेश है। झबरू का गलती साबित हो जाता है, 200 रुपया हर्जाना देना पड़ता है। झबरू को जो है 200 रुपया हर्जाना लग गया है। मेलान खोलना भी बंद करना पड़ेगा अब झबरू को। झबरू जो है घर बारी 500 रुपया में बेच देता है। घर बारी को क्या करता है, बेच देता है। 200 हर्जाना दे देता है और 300 रुपया बिहारी का नाम लिखा देता है। आईए में बिहारी प्रथम आ जाता है। जब नाम लिखाता है कॉलेज में तो इंटर में क्या करता है, बिहारी जो है प्रथम आता है, फर्स्ट स्थान पाता है। कॉलेज के 3 ईयर बाद यानी 3 साल बाद जो है बिहारी का बाप झबरू की मृत्यु हो जाता है। 3 साल बाद झबरू की मृत्यु हो जाता है। बेटा को बिना वर्दी में देखे झबरू की मृत्यु हो गई। बिहारी का माय जो है घेचक हंसुली बेच के और बीए करवाई थी। याद रखना है कि इसको आईए करवाया था, घर बारी बेच करके और एडमिशन करवाया था 300 रुपया में। और बिहारी का माय क्या किया, तो बीए करवाई थी, घेचा का हंसुली बेच के बीए करवाती है। इसी वर्ष 3 मंथ बाद जो है बिहारी इंस्पेक्टर बन जाता है। तो इस तरह से ये युबार कहानी हम लोग का कंप्लीट होता है। जिंदगी डुबाने, जिसका अर्थ होता है जीवन का रोना तो संघर्ष, कैसे एक स्टूडेंट अपने जीवन में संघर्ष करता है, उसी पे ये लिखा हुआ कहानी है। तो आपको मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे क्लास में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी क्लासेस सही समय पे मिल सके। झारखंड की भी लगातार क्लासेस दी जा रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी। स्टोरी क्या है देखते हैं। तो जिंदगी डुबानी जो इसका अर्थ होता है जीवन का रोना तो संघर्ष, ठीक है। तो
ये जो जंगली है मुख्य पात्र देखते हैं, जंगली जो है शिक्षित बेरोजगार होता है और पूरा का पूरा स्टोरी इसी के इर्द गिर्द जो है घूमता है। जंगली जो शिक्षित बेरोजगार है अपने जीवन में ये बहुत संघर्ष करता है, पढ़ा लिखा है, बीए किया हुआ है और इसी पे कहानी स्टोरी घूम रहा है। बड़का भाई, जंगली का जो बड़ा भाई है वो कुलवड़ी में ऑफिसर है, याद रखना है कुलवड़ी में बड़ा बाबू है, ठीक है। मंझला भाई जो है गाड़ी का एजेंट है और दोस्त, एक दोस्त भी है जंगली का जो अशोक है नाम है, ठीक है। तो जंगली का माँ भी है। तो मुख्य पात्र में ये चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। स्टोरी देखते हैं। सुबह समय यानी कि भिनसारा का, भिनसर बोलते हैं तो ठीक है, सुबह का समय अंधेरा रहता है, अंधेरा का टाइम था। चिड़िया जो है आवाज़ दे रही थी अपनी आवाज़ में, जिससे वातावरण बहुत ही सुंदर और मनमोहक हो गया था, ठीक है। तो जंगली जो है ओसरा में बैठ के सोचता है कि यदि वो भी चिड़ै होता, वो भी चिड़िया होता तो क्या होता। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, जंगली सोच रहा है। आदमी को प्रकृति से सीखने पढ़ने को मिलता है, ठीक है। आदमी को प्रकृति से सीखने और पढ़ने को मिलता है, मगर प्रकृति साथ चल नहीं सकता। लेकिन मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, बस इसको पैसा कमाना है, यही तो इसका दुनिया है। आदमी के बारे में बोला जा रहा है। कौन? जंगली सोच रहा है। एक हम है जो बीए पास होने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, हमने बीए किया हुआ है। ये कौन बोल रहा है? जंगली सोच रहा है, ठीक है। तो घर में भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, यानी जंगली बोल रहा है कि घर में भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। माँ बाप भी कमाने वाले बेटे को अधिक मानते हैं। माँ बाप भी किसको मान रहे हैं? कमाने वाले बेटे को। अब मैं बेरोजगार भत्ता लेने के लायक हो गया हूँ, यानी कि इसकी जो उम्र है और ये बेरोजगार है तो बेरोजगार भत्ता लेने के लायक हो गया है, ऐसा जंगली सोच रहा है। जंगली का बड़ा भाई जो है कुलवड़ी में ऑफिसर है, ठीक है, बड़ा बाबू के पोस्ट पे है। और मंझला भाई जो है प्राइवेट सवारी गाड़ी में दलाल है, यानी कि एजेंट है, ठीक है। तो मंझला भाई याद रखना है प्राइवेट सवारी गाड़ी में दलाल है। जंगली आईए में था, पिता का उसी समय देहांत हो जाता है, याद रखना है आईए में था उस समय पिता का देहांत। और माता क्या की थी आगे चल करके? तो घेंचा का हौसली, घेंचा में एक पहनता है मोटा सा सिक्कड़ टाइप से होता है, तो घेंचा में हौसली बेच करके और पढ़ाई थी। और क्या बेच दी थी? तो 2 भैर सोना सिकरी, याद रखना है घेंचा का हौसली और 2 भैर सोना सिकरी बंधकी धर के और पढ़ाई थी माँ, ठीक है। माँ को एक आस था कमाने के बाद सब वापस होगा और जिंदगी भी सुधर जाएगा। ऐसा कौन सोच रही है? माँ सोच रही है। लेकिन सारा व्यर्थ हो गया, नौकरी भी नहीं लगा और कमा भी नहीं पा रहा था। तो सभी जगह नौकरी के लिए दरखास्त तो दिया ये कौन? जंगली दरखास्त हर जगह देता था, सभी जगह नौकरी के लिए। 100-200 रुपया जुआड़ी जैसा हार भी जाता था, यानी कि फॉर्म जो भरता था तो इसका बेकार हो जाता था, तो जुआड़ी जैसा ही हार जाता था, ठीक है। कंपटीशन में 2-3 बार बैठा भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार दरोगा का एग्ज़ाम भी पास किया था, बट इसके पास घूस के लिए पैसा देने के लिए नहीं था, जिसके कारण इसका नौकरी नहीं हुआ। मगर पैसा नहीं होने पे इसका नहीं हुआ दरोगा में, तो घूस लग रहा था और इसको हुआ नहीं। दरअसल इसको झारखंड से यदि हम कंपेयर करें तो 1 नंबर ये फिट बैठता है। झारखंड में एक तो वैकेंसी आती नहीं है, स्टूडेंट का क्या जीवन है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। बस 4 साल 5 साल में वैकेंसी आती है, तो वो भी पहले से ही सीट कंफर्म हो जाता है। ये तो झारखंड का नियम बन चुका है। तो स्टूडेंट करे तो करे क्या? गरीब किसान जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं बाहर में, वो क्या करे? माँ पैकेट खर्चा देते थे, मतलब माँ जो है क्या करती थी? पैकेट खर्चा देती थी, लेकिन कितना दिन देगी, कहाँ से देगी? तो ये अजीज हो गई थी, यानी कि मतलब परेशान हो चुके थे, ठीक है। माँ जो है आस भी छोड़ दी नौकरी का, यानी कि अब ये नौकरी का आस भी छोड़ देती है माँ कि जंगली को नौकरी होगा। उम्र खत्म होने पे, यानी कि जंगली का क्या हुआ? उम्र खत्म हो गया, तो माँ आशा छोड़ दी, माँ गुम हो गई। अब क्या है कि माँ धीरे धीरे क्या हो जाती है? बूढ़ी तो थी ही, अब गुम हो गई, यानी कि बोलने चलने नहीं लगी, घूमने फिरने नहीं लगी, अन्न पानी छोड़ दी, ठीक है। चिंता था
जंगलिया बेकार हो जाएगा, यानी कि उसको एक ही चिंता था कि जंगली जो है इसका जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। जंगली कहता था माँ नौकरी कर शादी करना बढ़िया होगा, यानी कि जंगली हमेशा माँ को कहता था कि माँ जब नौकरी लग जाएगा ना तो शादी करना बढ़िया रहेगा, उसके पहले दिक्कत है, परिवार लाने से पहले जुगाड़ करना चाहिए पैसा उसा का, कुछ कमाने धमाने का, ठीक है, ऐसा जंगली बोलता था। एक दिन जंगली माँ जंगली को बुलाकर बिजनेस या ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहती है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट के लाइफ में यही होता है, जब उसका उम्र होने लगता है तो घर से भी दबाव मिलता है कि शादी के लिए ये वो, तो स्टूडेंट जो है हमेशा गार्जियन को ये समझाने के लिए कोशिश करता है कि नौकरी लग जाएगा तो हम लोग शादी कर लेंगे। ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ, अभी ऐसा ही हो रहा है। क्या करे, सरकार तो नौकरी दे नहीं रही है, स्टूडेंट का क्या गलती है? जब नौकरी मिल नहीं रही है, जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो एग्ज़ाम लिखे कहाँ से, और लिखे तो फिर सीट पहले से कंफर्म हो जाता है, तो स्टूडेंट क्या करे। तो एक दिन जंगली की माँ जंगली को बुला करके क्या बोलती है कि बिजनेस या ट्यूशन कर लो, लेकिन जंगली कहता है कि बिजनेस में पूंजी लगता है माँ, बैंक से लोन लेना भी ठीक नहीं है, यानी कि बैंक से लोन लेंगे और बिजनेस कहीं नहीं चला तो फिर परेशानी है, और बिजनेस के लिए क्या पूंजी चाहिए, लोन लेने में भी पैर भी चाहिए। लोन देखिए लेने में भी अब क्या चाहिए, पैर भी चाहिए बैंक में। जंगली जो है भाई और भौजाई की नज़र में दूध की माछी हो गया है, यानी कि भाई और भौजाई की नज़र में दूध में जब माछी पड़ जाता है ना तो क्या करते हैं, फिर दूध को फेंक देना पड़ता है। ठीक उसी तरह से दूध के माछी के समान हो गया है जंगली, यानी कि पूरा फैमिली में जंगली जो है वो दूध के माछी जैसा हो गया है, ठीक है। लेकिन कोई काम करवाना हो तो मिश्री सम्मान व्यवहार, लेकिन जंगली से कोई काम यदि करवाना हो तो भाई और भौजाई जो है एकदम मीठा मीठा बोलता था, ठीक है। भौजी के पैर में धूल नहीं लगना चाहिए, यानी कि ये ज़मीन पे पैर नहीं रखना चाहती थी। घंटे घंटे चाय भी चाहिए, इसको बैठले बैठले क्या चाहिए, चाय चाहिए। कभी पूछती भी नहीं थी जंगली को चाय पीने के लिए, ठीक है। बुलाती भी ऐसे थी जंगलिया कहीं के, ए जंगलिया, मुजरिम के समान, ठीक है। जंगली का अर्थ होता है जंगल में रहने वाला। जंगली का अर्थ देखिए कितना अच्छा है, बट इसका नाम जो है इतना बिगाड़ करके लिया जा रहा था। तो जंगल में रहने वाला यानी कि बुद्धगर और ज्ञान वाला माना जाता है, जंगली का अर्थ होता है। तो जंगली जब घर से बाहर निकलता है, जंगली जब घर से बाहर जाता था तो बच्चा लोग क्या बोलता था, बुढ़वा दादा बोल के, और इसको चिढ़ाता था। वैसे भी जब उम्र ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है, बच्चा लोग चिढ़ाता है। जब बेरोजगार है, कोई कुछ कर नहीं रहा है तो बच्चा लोग चिढ़ाने का काम करता है। जंगली मन ही मन, हाँ 30 बरस हो गया ना इसलिए बूढ़ा हूँ और पढ़पौस हूँ, यानी कि पढ़ लिख करके और बेरोजगार हूँ, बूढ़ा मतलब मूर्ख हूँ। जंगली जो है कॉलेज के दिन को याद करके कलप जाता है, यानी कि दुख व्यक्त करता है अपने आप में। कहाँ गया वो संगी साथी, खराब दिन में कोई साथी नहीं, पैकेट में 4 पैसा था तो 4 साथी भी था। ये तो वास्तविकता है कि यदि आपके पास पैसा है तो साथी भी मिल जाएगा। आज बेरोजगार हैं तो सब मिलने से लजाता है, आज यदि हम बेरोजगार हैं तो कोई मिलना नहीं चाहता है, सब शर्माता है हमसे मिलने के लिए। जंगली को याद है एक बार दोस्त अशोक के शादी में गया था। इसका दोस्त होता है अशोक, तो उसके शादी में एक बार गया था। अशोक जो है बड़ा नौकरी वाला था, खाली हाथ ही गया था, इसके पास कुछ था नहीं तो खाली हाथ चल गया, लेकिन दोस्त का प्यार के कारण गया था, ठीक है। खाने पीने के लिए पूछा गया मगर दोस्त जैसा नहीं, दोस्त जैसा व्यवहार नहीं किया गया इसके साथ। यानी खाने पीने के लिए तो पूछा लेकिन दोस्त के साथ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। हमको सुना करके अशोक का बड़ा भाई जो है वो बोलता है जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता, औपचारिकता। कटसी का मतलब होता है औपचारिकता, यानी कि ये जब आया है तो ये कुछ गिफ्ट लेकर के नहीं आया है, इसको गिफ्ट ले करके आना चाहिए था। ये बात कलेजा में लग जाता है किसको, जंगली को। सोचता है 10-20 रुपए नहीं दे पाए इसलिए हम कटसी नहीं जानते। आकाश में, आगे कहानी में कहा जा रहा है कि आकाश में बादल रहता है। जंगली माँ जो है हालत ख़राब है, यानी कि जंगली का जो माँ है उसकी हालत खराब है। सब भाई भौजी खाट पास
ओठंग के बैठा हुआ, यानी कि खाट के पास जो है, खाट पे जैसे माय लेटी हुई है, वो उसका हालत ख़राब है, तो वहाँ पे ओठंग करके सब क्या भाई भौजाई बैठी हुई है। ठीक है, तो माय जंगली हालत पर कलप रही है। माय सोच रही है कि यदि हम यहाँ से चले गए, मर गए, तो जंगली का क्या होगा, ऐसा सोच सोच करके कलप रही है। माय बोलती है, जंगली को बुलाती है और बोलती है, अब हम जा रही हो बेटा जहाँ तुर बाप गेल थे। मतलब बोल रही है कि जहाँ तुम्हारे पिताजी गए हैं, अब मैं वहीं जा रहा हूँ। तो बेसर रही हैं, नज़दीक बुला करके बोलती है, यानी जंगली को अपने पास बुलाती है और बोलती है, हमर हर के 100 रुपया हो, पान गुमटी लगाना। यानी माय बोलती है कि मेरा हरका में, यानी कि जहाँ पे माय कुछ कुछ रखती थी सामान, तो वहाँ पे हर के 100 रुपया है, तुम पान का गुमटी लगा लेना। गांव देती, यानी कि गांव की देवी जो है तो बिजनेस बढ़ा देगी, यानी तुम्हारे बिजनेस को बढ़ा देगी। और माय इतना बोल करके सिरा जाती है, यानी कि मर जाती है। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी जो है हमारा कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट क्लियर होगा। इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि एक स्टूडेंट के लाइफ में कितना संघर्ष भरा जिंदगी होता है, और वो अपने संघर्ष में किस कदर से खो जाता है कि उसे कोई भी चीज़ का फिक्र नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है उनके लिए, यानी कि स्टूडेंटों के लिए। सही समय पे सही चीज़ ना मिले तो क्या होता है स्टूडेंट के साथ, ये हम लोग देखते हैं धुआं धंधा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मुख्य पात्र। ठीक है, क्या है, डॉक्टर नारायण बहुत ही भले डॉक्टर होते हैं, एक गरीबों की सेवा करते हैं। ठीक है, और किसनुआ जो है ये डॉक्टर का सहायक होता है, यानी कि कंपाउंडर होते हैं। कौन, किसनुआ। ठीक है, ये जो है गरीब लोगों से और जो बीमार लोग होते हैं उससे चिढ़ता है ये किसनुआ। ठीक है, उसके बाद एक भिखारी भी इस कहानी में है। तो ये तीनों जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक है डॉक्टर नारायण की माय, थोड़ा सा जिक्र है बस उसके बारे में सोचने के टाइम में। तो चलिए इसी पे कहानी आधारित है, एक डॉक्टर कैसे गरीब आदमी का भला करता है, कैसे माय जो है मरने से पहले उसको बताती है। तो हम लोग कहानी को स्टार्ट करते देखते हैं, स्टोरी स्टार्ट होती है। ठीक है, डॉक्टर नारायण जो है अपने क्लिनिक में बैठा है। कहाँ पे, क्लिनिक में अपने बैठे हुए हैं। सहायक कौन है, किसनुआ है, और एक मेहरारू को सुई दे रहा है। एक किसनुआ कौन बताए, कंपाउंडर बताए, सहायक है डॉक्टर नारायण का। तो ये जो है क्या कर रहा है, एक मेहरारू को, यानी कि एक औरत आती है तो उसको सुई लगाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो उसी समय जो है एक भिखारी आकर के बोलता है, दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य के नाम। यानी कि बाबू साहब आप हमको यदि 4 पैसा दे देते हैं तो उससे मेरा तो कल्याण हो जाएगा, आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है 3-4 बार जो है ऐसे ही बोलते रहता है, यानी रिपीट करता है 3-4 बार। क्या, दे दे बाबू 4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य का नाम। भिखारी बोलता है आगे कि हम बेचरंगा हैं, यानी कि बेचारा हैं, कोढ़ी हैं, दलिद्र हैं। ठीक है, कौन बोल रहा है, भिखारी। मांगते बोलते हैं बाबू आप दे दीजिए। पेंद लागल गेरुआ रंग झोली आगे बढ़ा देता है। एक झोली है जो गेरुआ रंग का है। आपको क्वेश्चन में ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए पॉइंट को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो गेरुआ रंग का जो झोली है उसको आगे बढ़ा देता है और उसमें पेंद लगा हुआ है, यानी झोली में, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग टिकरी भी। ठीक है, यानी कि सिलाई किया हुआ है, बाहर से कोई अदर कपड़ा फट गया है तो अदर कपड़ा दे करके और सिलाई कर देता है, उसी को बोलते हैं पेंद लागल। ठीक है, तो किसनुआ जो है गुस्सा करके बोलता है, इधर क्यों आता है, यानी कि ये भीख मांगते हुए आगे बढ़ता है। तो वही किसनुआ बोलता है कि इधर क्यों आ रहा है, डांटने लगता है, हटो यहाँ से, आज चेंज नहीं है। ऐसे ही बोल देता है कौन, किसनुआ, कि हमारे पास चेंज आज नहीं है, हटो यहाँ से। डॉक्टर नारायण कई बार इसका फ्री इलाज, यानी कि उस भिखारी का जो है फ्री इलाज कई बार नारायण बाबू कर चुके हैं। डॉक्टर नारायण पैसा से भी मदद करते हैं, इलाज भी कर चुके हैं और पैसा से भी मदद करते हैं। इसके लिए जो है डॉक्टर देवता हैं, यानी कि डॉक्टर कौन है इसके लिए, इस भिखारी के लिए तो देवता हैं। आपको पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए।
भिखारी जो है बड़बड़ाते हुए चला गया। यानी कि जब किसुनवा वो डांट देता है तो क्या करता है भिखारी, बड़बड़ाते हुए निकल जाता है। डॉक्टर साहब मरीज से जब फ्री हो गए, यानी कि मरीज लोगों का इलाज पूरा हो जाता है, उसके बाद जो है किसुनवा से भिखारी को क्यों डांटा, क्या बोल रहे हैं, भिखारी को क्यों डांटा, 10-20 पैसा दे देता तो क्या चला जाता। मैं उसको रोज बुलाता हूँ, इलाज करता हूँ, सहानुभूति देता हूँ। यानी कि बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि उसका तो मैं रोज इलाज भी करता हूँ, पैसे से मदद भी करता हूँ और सहानुभूति देता हूँ, उससे प्यार भी करता हूँ क्योंकि उसको ज़रूरत है, उसका कोई नहीं है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि हम लोग उसकी सेवा के लिए हैं। डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी पे बैठते हैं। अब डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी पर बाहर आकर के बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। ये जब घर जाते हैं तो रात में नींद नहीं आती है इनको। ये क्या करते हैं, भिखारी बारे में सोचने लगते हैं और रात भर जो है भिखारी के भी ही बारे में सोचते हैं कि कैसा उसका दिन है, कैसे क्या होता है उसका। भिखारी की संख्या दिनों दिन जो है बढ़ रहा है। यानी वो सोचते हैं लेटे लेटे कि भिखारियों की जो संख्या है वो दिनों दिन क्या हो रही है, तो बढ़ रही है। एक वो है जो सिर्फ पैसा कमाता है, एक वो है जो सिर्फ पैसा कमा रहा है, किसी के बारे में नहीं सोचता। एक वो है जो सिठाइल है, हाड़ पांजर ठठरी बन गया है, उसका हाड़ पांजर यानी कि पूरा पतला दुबला हो गया, हाड़ पांजर निकल गया है, ऐसा बोला जा रहा है, सोचा जा रहा है। जो फटे गुदरी के से काम चला रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, वो फटे गुदरी यानी फटे हुए कपड़े से काम चला रहा है। भूखे पेट ई दुआरी ऊ दुआरी भटक रहा है। ऐसा कौन सोच रहे हैं, तो डॉक्टर साहब सोच रहे हैं और भिखारी के बारे में, ठीक है, कि भूखे पेट ई दुआरी वो दुआरी, इसको कपड़ा नहीं है, फटा हुआ कपड़ा से इधर उधर कर रहा है। क्या यही समानता है हमारे देश में, क्या यही समानता है। समानता का मतलब हुआ कि एक समान होना चाहिए, उसको भी हक है अच्छा ज़िंदगी जीने का। एक के लिए महल दूसरे के लिए टूटा टपरियों नहीं। एक के लिए तो बड़ा बड़ा महल खड़ा है और दूसरे के लिए टूटा हुआ झोपड़ी भी नहीं है। डॉक्टर माए हमारी पढ़ाने के लिए गोटे जेवर बेच दी थी। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि माँ जो है हमारी वो क्या की, तो गोटे जेवर जितने भी जेवर था उसको बेच दी थी। किस लिए, हमको पढ़ाने के लिए। ज़मीन भी बेच दी थी। कोई विश्वास नहीं करता डॉक्टरी पढ़ाने में कितना खर्च होता है। शहर में प्रैक्टिस स्टार्ट किए, जब डॉक्टरी कंप्लीट होता है तो शहर में क्या स्टार्ट किए, प्रैक्टिस स्टार्ट किए। और वहाँ पे हम देखे कि सीधापन और ईमानदार लोग का कमाई खाने लगे। यानी कि वहाँ पे जो है सीधा लोग और ईमानदार लोग का जो है चलता नहीं है, वो सबका पैसा, वो सबका धंधा चौपट करने के लिए लग जाता है लोग, ठीक है। यानी कि वहाँ पे रंगदारी चलता है, यहाँ तो दादागिरी चलता है। जो जितना रौब दिखाएगा उसका उतना आमदनी बढ़ेगा, जो जितना रौब से यहाँ पे रहेगा, रौब दिखाएगा, उसका आमदनी उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। कल का ही बात देखिए, रिक्शा से 2 बाबू लोग हमारे क्लिनिक पे आया। 2 बाबू लोग रिक्शा से आता है कहाँ पे, क्लिनिक पे। रेलवे स्टेशन से यहाँ तक का भाड़ा जो है 4 रुपये होता है, लेकिन वो रिक्शा वाले को 2 रुपये देकर उतर गया। अब रिक्शा वाले को कितना पैसा दे रहा है, 2 रुपये। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। रिक्शा वाला जो है पसीना पोंछता है। देखिए रिक्शा वाला कितना मेहनत कर रहा है। वो सबसे पहले रेलवे स्टेशन से ले करके आ रहा है, हो रहा है 4 रुपये, तो उसको दे रहा है 2 रुपये। तो इसमें भी रिक्शा वाला को भी डांट देता है। तो रिक्शा वाला पसीना पोंछता है और बोलता है, इतना में ना होता बाबू, 4 रुपये चाहिए। दोनों में से एक बोला, यानी दोनों जो आया था रिक्शा से, वो उसमें से एक बोला, अबे जाता है कि नहीं। अब देखिए ये डांट रहा है रिक्शा वाले को, अबे जाता है कि नहीं, ऐसे बोल करके। वैसे ही परसों की बात है कि 4 जवान छोड़े ने आकर के बोला, डॉक्टर साहब 500 रुपये चंदा दीजिए। लगता है उसका बाप ने दे दिया है, ठीक है। तो 500 रुपये चंदा मांगता है। किस चीज़ का चंदा, पूछने पे जब डॉक्टर साहब पूछते हैं किस चीज़ का चंदा दे बाबू, तो जवाब मिलता है लड़का लोग से कि बस समझ लीजिए। देखिए गुंडाई, बस समझ लीजिए,
10 रुपये मांगता अच्छे से तो क्या नहीं देते। डॉक्टर साहब सोचते हैं 10 रुपये यदि मांगता तो क्या नहीं देते। ये सब कब सोच रहे हैं, रात में जब घर गए हुए हैं, जब लेटे हुए हैं तो सोच रहे हैं उस भिखारी के बारे में सोचते सोचते। मगर रंगदारी आगे क्या है, हर महीने में पूजा पसक बहाने चंदा देना पड़ता है। जैसे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, रामनवमी पूजा, तो ये सब में चंदा होता है। लेकिन क्या सारा पैसा खर्च होता है चंदा पूजा में? नहीं होता है। वो अपना अपना, कोई दारू पी रहा है तो कोई कमीज सिला रहा है। तो वही बोलते हैं भले उस रुपए पैसे से कमीज क्यों न बना ले, ऐसा बोला जा रहा है। घर से बाहर जाने पे चोरी का समस्या, यदि घर से बाहर जाओ तो चोरी की समस्या, रंगदार, गुंडा, तो ये सब समस्या लगा रहता है घर से बाहर। और घर आते ही बाल बच्चा, मेहरारू, माई के फिकिर, ये सारी समस्या घेर लेता है। उसके बाद जो है क्लिनिक में दिक भी हो, मतलब क्लिनिक जब जाते हैं तो दिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, दिक मतलब परेशान। सभी जगह अशांति है, कहीं भी शांति नहीं है। ऐसा कौन सोच रहे हैं डॉक्टर साहब। किसी को पैसा का निशा है तो किसी को गुंडागर्दी का निशा है, किसी को रौब दाब का निशा है, किसी को नेतागिरी का निशा है, किसी को दारू का निशा है और गाली गलौज करता है पी करके। तो इस निशा के मांझ में अपने आप को बचा पाएंगे? सोचते हैं कि इस निशा के बीच में क्या अपने आप को हम बचा पाएंगे? माय भी अपने ज़माना के नेक नीति हम पे थोप सिरा गई। यानी कि माय जो है वो मतलब अच्छे अच्छे काम बता करके हम पे थोप करके और मर गई, सिरा गई। बेटा तुम गरीब निसहाय का मदद करना, ऐसा बोल के वो सिरा गई कि गरीब लोगों, निसहाय लोगों का मदद करना। हमको विश्वास है तुम अपना ईमान रखोगे। माँ ये सब बोल रही है कि हमको विश्वास है कि तुम अपना ईमान रखोगे, गरीबों और निसहायों का ख्याल रखोगे, घर आए मेहमान को खाली मत लौटा देना। इसकी माँ ये सब बता रही है। सोचते हुए नज़र घड़ी पर पड़ा। अब घड़ी पर जो है नज़र पड़ जाता है डॉक्टर साहब का। सुबह का 6 बज जाता है सोचते सोचते। ठीक है, बाहर आए तो वही भिखारी जो क्लिनिक में गया था, एल्युमिनिया डोभा लेकर के, याद रखना है कौन सा डोभा है, एल्युमिनिया का डोभा लेकर के खड़ा हो गया वहाँ दुआरी पे देखता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कहानी कंप्लीट होता है। माँ का लोर इसमें दिखाया गया है कि माँ का ममता बेटे के प्रति किस प्रकार से होता है। बेटा जब गांव आ तो फिर घर को छोड़ करके बाहर जा रहा होता है कमाने के लिए, तो माँ किस प्रकार से रोती है, रोकने का प्रयास करती है कि मेरा एक ही बेटा है, कैसे जाएगा बाहर, कैसे रहेगा। तो माँ का जो ममता है इसको देखने को मिलता है। तो ये कहानी जो है इमोशनल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संजीवनी जीएस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको हर क्लासेस दी जा रही है, जैसे JSSC, JPSC, तो आप उत्पाद सिपाही का है या दरोगा का है, कोई भी तैयारी कर रहे हैं आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुख्य पात्र दोस्तों। तो सुरजा जो है गरीब मजदूर है। ठीक है, यानी कि ये मुख्य पात्र में है और सुरजा के इर्द गिर्द ही कहानी घूमता है। ठीक है, तो सुरजा की एक माई भी है अन्य पात्र में। गिरजा बाबू हैं जो अमीर जमींदार हैं। नरेना है सुरजा का बेटा है। मंगरा जो सुरजा का हमदर्द यानी कि साथी है, मजदूर है जो बाहर में कमा रहा होता है। इसी को देख करके सुरजा भी जाना चाहता है। और एक मंगरा की पत्नी है, तो ये सबका तो रोल है नहीं, और सुरजा की पत्नी है। उसके बाद झमना जो मंगरा का बेटा है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टोरी क्या है। सबसे पहले सुरजा की माँ जो है बायां आँख इनका फड़क रहा है। ठीक है, तो सुरजा की माँ सोचती है आँख का फड़कने से कि आज ज़रूर कोई बेस बात, बढ़िया बात होगा जिसके कारण मेरा आँख फड़क रहा है। तो उसी टाइम सुरजा आता है कुछ सोचते हुए। ठीक है, अंदर आता है वही बतियाने, यानी सोच करके आया हुआ था वही बतियाने के लिए माँ से। सुरजा जो है माए, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं। सुरजा बोलता है अपनी माँ से, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं माँ, इसलिए हमें
बढ़ाना चढ़ाना चाहिए ज़िंदगी को, यानी कि आगे ले जाना चाहिए हमें ज़िंदगी को। इसके लिए घर से दूर जाना पड़ेगा, घर में रह करके नहीं हो पाएगा, पैसा कमाना पड़ेगा बाहर जा करके। तो माँ सुन करके सकपका जाती है, यानी कि भुचक्का हो जाती है, सोचने लगती है हमारे एक ही बेटा जो मेरे आंचल तर रहता है हमरा छोड़ दूर जाए, ये नहीं सह पाएंगे। माँ बोलती है कि ये चीज़ तो हम नहीं सह पाएंगे कि मेरा बेटा ये जो एक ही है वो मेरे आंचल से दूर जा कर के रहे, ये चीज़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो माँ बोली हम तो पाकल आम नियर ही हो बेटा, मतलब हम बूढ़ी हो चुके हैं, कब ये दुनिया से टिंगेर जिबो। टिंगेर का मतलब है कि चल बस वो, यानी कि मर जिबो, कहना मुश्किल है इसलिए मत जाओ। सूरजा जो है एक ही बेटा होता है, चाकर छाती लंबा होता है और घोंघचला चूल होता है, चूल मतलब बाल होता है। तो इसका छाती जो है चौड़ा है, लंबा है सूरजा, घोंघचल चूल यानी कि घोंघरेला जो है इसका बाल है। सूरजा का पिता जो है सूरजा को ज्ञान होने से पहले, जब सूरजा बड़ा नहीं हुआ था उसके पहले क्या हुआ, मर चुके थे, ठीक है। जब ज्ञान हुआ तो आद करके रोता था सूरजा, मगर माँ को देख करके धीरज धरता था। लेकिन क्या करे, माँ को देख करके धीरज धर लेता था, ठीक है। इनके परिवार में 4 लोग हैं, सूरजा के परिवार में माँ है, सूरजा है और छुआ है, नरेना और झमना, ये 4 लोग हैं परिवार में। गांव के बाहर एक छोटा खाटे खिजूर के छायनेदेल घर था। देखिए गांव के बाहर है, ठीक है, एक छोटा सा खाटे खिजूर यानी कि छोटा सा घर है इसका, जो खिजूर का पत्ता से छान दिया हुआ, यानी कि ऊपर का जो होता है छपरेल, तो वो चीज़ दिया हुआ खिजूर का पत्ते का, ठीक है। उसके बाद जो है घर से सटा हुआ एक टुकड़ा बार भी है इसका, बारी बोलते हैं, घर से सटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं बारी, जहाँ पे सब्जी उब्जी भी उपजाया जाता है। यही था इसका दुनिया, सूरजा का दुनिया। मगर उसका दिमाग में मंगरा जैसा पूर्वे जाकर पैसा कमाने की बात आ गई, यानी कि मंगरा जो बताए थे उसी की तरह ये भी बाहर जा कर के कमाना चाह रहा था पूरब साइड में। माई को समझाता है, ठीक है। तो माई बोली तुम्हारा बाप जो है गिरजा बाबू घर काम किया, गिरजा बाबू बताए थे अमीर ज़मींदार होते हैं, तो उनके यहाँ तुम्हारे पिताजी जो हैं वो काम किए, उनकी ज़िंदगी तक हम भी भीख मांगे, और वो जब तक उनके यहाँ खटे हम भी भीख मांगे इधर उधर, मतलब काम किए हर घर में जा कर के। इसलिए तुम भी बखरिया जाकर यानी कि गिरजा बाबू के घर जा कर के उनका जो है घर, उनका बात को जोग दो, यानी कि उनका बात मान लो और उनके यहाँ काम कर दो उनका, तो इसी से गुजारा चल जाएगा। माई के बात सुन करके सूरजा कड़हुआ गया, यानी कि थोड़ा सा इसको अजीब टाइप से लगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगा। अपने दिल का बात बोला, इस काम को गुजारा कैसे चलेगा, यानी कि अपने दिल का बात बोलता है सूरजा कि माँ इससे मेरा गुजारा कैसे चलेगा। प्रत्येक संडे को सरकारी छुट्टी होता है, मगर हम लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं होता, हम लोग दिन रात खटते हैं। तो सूरजा है वो बोलता है सूरज उगल से डूबन तक जो है हाड़ पांजर कूट के और हम लोग खटते हैं बहुत मेहनत करके, ठीक है, सूरज के उगने से डूबने तक। बखरिया काम करते हैं बकरी में, मगर मजदूरी क्या मिलता है, 2 सेर जोड़रा, बस 2 सेर जोड़रा मिलता है, यानी कि मकई मिलता है। जलपान का भी ठिकाना नहीं है, मगर मोटे टिंगवा पहर, अब टिंगवा पहर मतलब हो गया दोपहर के टाइम में लेट से कलवा मिलता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट इसको कलवा जलपान नहीं दिया जा रहा है, उसमें भी मरचा लहरल 4 बात बोल दिया जाता है, यानी कि इसको सुना दिया जाता है, धमका दिया जाता है 4 बात बोल करके। ये सब हम नहीं सह पाएंगे, यानी कि बकरी में जो ये सब हो रहा था ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम नहीं सह पाएंगे। ये कौन बोल रहा है, तो सूरजा बोल रहा है अपनी माँ से। इसलिए पूर्वे जाकर पैसा कमाएंगे जिससे उधारी भी चुका देंगे और घर भी चलाएंगे। 3 वर्ष नहीं बीता था, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है किसके बारे में, मंगरा के बारे में, कि 3 वर्ष भी नहीं बीता है, लेकिन मंगरा का घर देखो कैसे संवर गया, तरक्की कर गया, मोटा गया है मंगरा। अपने पत्नी के लिए साड़ी भी लाता है, जब कमा करके आता है तो अपने पत्नी के लिए साड़ी भी लाता है। झमना
छुआ के लिए अंगा पैंट भी लाता है और अपने बाल बच्चा के लिए अंगा और पैंट यानी कि कपड़ा भी लाता है, शर्ट पैंट भी लाता है। लेकिन वहीं पे हम हैं जो अपने बच्चे को भी नहीं बढ़िया से पहना पा रहे हैं, ना खिला पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रह के क्या करें, हम भी बाहर जाएंगे कमाने के लिए। माई के हाथ में 4 रुपया भी थमा देता है। मंगरा जो है वो क्या करता है, इतना कुछ करने के बाद घर भी संवार दिया, पत्नी के लिए साड़ी भी लाया, छुआ के लिए अपना झमना के लिए अंगा पैंट भी लाया और माई को हाथ में कुछ पैसा भी दे देता है 4 रुपया। बखरिया नाम सुन के रोआ सिहर जाओ, यानी कि सूरजा बोल रहा है अपनी माँ से कि बखरिया का नाम सुनते ही मेरा जो है रोआ सुहर जाता है, सिहर जाता है, कांप जाता है शरीर। जब हमारा नरेना बीमार था, जब मेरा पुत्र नरेना बीमार था, तो हम गए थे गिरजा बाबू के यहाँ और 5 रुपया मांगे, मगर वो गुस्सा के 5 बात सुना दिए हमको। बोले यहाँ पैसा मांगने आया, यहाँ पैसा फरता है क्या, फलता है क्या, मतलब यहाँ पे तुम पैसा मांगने आ गया क्या मुंह उठा करके, यहाँ पैसा फरता है गाछ में जो हम तुमको दे देंगे। तुम्हारे बाप का कोई धर लिए हैं, यानी कि तुम्हारे बाप का धर हैं जो हम दे देंगे। जहाँ नगद मिले वहीं काम कर लो, जहाँ तुमको नगद मिल जाता है पैसा वहाँ काम कर लो, हम देने वाले नहीं हैं, तुम्हारा चाल चलन हमको डुबा देगा। इस प्रकार से इसको सुना दिया जाता है। गिरजा बाबू इनको डांट देते हैं, किनको, सूरजा को। रात भर जो है सूरजा बात को सोचता है, यानी कि अब क्या है, माँ को समझा रहा था इतना देर से, तो अब ये जा कर के जो है अपना रूम में और रात भर सोचता है कि कैसे हम माँ को समझाएं। ठीक है। फिर सुबह जब मुर्गा आवाज़ दिया तो सूरजा जो है अपना लेदरा गेंदरा यानी कि बर बिछावन जो है कपड़ा लत्ता सब बांध करके और तैयार हो गया बाहर जाने के लिए। माथा में लाल गमछा बांध लिया, लील गबावल यानी कि अच्छा से लील दिया हुआ धोती पहन लिया, मच कनिया जूता पहन लिया और तैयार हो गया। सूरजा की पत्नी भी डूबा में बासी भात और मून साग यानी कि मुनका साग डहरे के लिए बांध लेता है जलपान के लिए। दोनों जो है माई के पास जा कर के और समझाने लगता है माई को कि हम फिर वापस आकर घर गृहस्थी संभाल लेंगे, घर को संभाल लेंगे जब आ जाएंगे कमा करके। तो 7 बजे गाड़ी रहता है, 7 बजे सुबह में जो है गाड़ी है। नरेना समेत दुयो बेकित माई को गोड़ लगा, धूर माथे लेकर यानी कि माई के गोड़ का जो धूल है उसको अपने माथे पे लगा करके मोटरी उठाकर चल दिया। कौन, ये सूरजा और उसकी पत्नी। सूरजा माई जो है छाती पीटे लागल यानी कि बहुत रोने लगी, छाती पीट करके लोर उनखर आंखें से गिरे लागल। इस तरह से जो है कहानी समाप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अजवार भौजिक बेड़ल चिंगा, जिसका मतलब होता है निकम्मे भाभी के बिगड़े बच्चे। इसमें हम लोग पात्र यदि देखें तो सबसे पहले भौजी हैं जो न काम धंधा करते हैं न और कुछ, न ही पढ़े लिखे हैं, बस अपना बेटा जो उसका होता है टुकना उससे आम झरवाती है और घुमाली बना करके खाती है और हमेशा तैयार हो करके इधर उधर करते रहती है और कोई काम करना नहीं है। तो हम लोग देखते हैं लेखक हैं स्वयं इसमें कहने वाले, इस कहानी को लेखक के बड़े भाई भी हैं इस कहानी में। टुकना है जो लेखक का भतीजा यानी कि भौजी का बेटा है। ठीक है। सुमा और कुना है यानी 2 बेटी है। रौद बहुत तेज रहता है, स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। तो ऊपर से जेठ का महीना है, तो जेठ का महीना में क्या रहता है, रौद बहुत ज़्यादा रहता है, धूप रहता है, लुक लहरी यानी कि लुक चल रहा होता है, कोई घर से बाहर नहीं होता, परंतु भौजी का बेटा वही टुकना जो है लबदा लेता है यानी छोटा सा डंडा लेता है और आम झाड़ने के लिए चला जाता है। भौजी भी बेटा को मना नहीं करती आम झाड़ने से, वो तो और बोलती है लाने के लिए। इनके आम घमौरी सुन के मुँह में पानी आ जाता है। भौजी घर में किसी को नहीं गिनती, 10 बाल बच्चा है भौजी का, 2 अपने हैं, टोटल 1 दर्जन हो गया। घर जो है सुअर की तरह खचबजा जाता है। 10 बाल बच्चा में यदि देखें तो 8 बेटा होता है भौजी का और 2 बेटी है। याद रखना है 8 बेटा 2 बेटी। मालकिन की तरह तो रह रही है, खा पी के मोटी हो रही है, बैठल रहती है, कोई काम धंधा करना नहीं है, डंडी मार सेठ के सेठाइन की तरह। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेठाइन। ठीक है। दादा जो है लेट से घर यदि पहुंचते हैं, यदि 4-5 बज गया घर पहुंचने में,
तो भौजी गुस्सा आ जाती है, एड़ी से कपार तक इसका गुस्सा चढ़ जाता है। भौजी फरमाइश करती है जीन्स नहीं लाए, पाउडर नहीं लाए, सोझे मुंह बात नहीं करेगी। यदि ये सब नहीं आया, जीन्स पाउडर है, ये सब काजल टिकली, तो वो सोझे मुंह अच्छे से बात नहीं करेगी दादा से। बाल बच्चा को कुछ चाहिए या ना चाहिए, लेकिन उनको तो पाउडर काजल इत्र चाहिए, यानी कि इत्र सेंट, साड़ी जैकेट बिंदिया सा, ये सब यूज कर सिनेमा हीरोइन जैसी तैयार होती थी। भौजी एकदम ये सब यूज करके और हमेशा सिनेमा की हीरोइन की तरह बन जाती थी, लेकिन थी तो ठेपा मारी। बड़ बेटी का नाम होता है सोमा, जिसका मूड में बहुत ज़्यादा ढीला और लीक हो जाता है, तो मूड जो है खोंधा हो गया था। किससे? तो ढील लीक से। मंथ में 2 बार साबुन से नहीं मिली यदि साबुन तो माटी से ही स्नान करती थी। छोट बेटी का गोड़ फाटल था, यानी कि बड़ बेटी का माथ में क्या था? खोंधा हो गया था, ढीला और लीक से। छोट बेटी का गोड़ फाट गया था, चरकुट हो गया था। घर का सामान सब इधर उधर बिखर गया था। 8 बेटा था, 2 बेटी, तो 8 बेटा कोई स्कूल नहीं जाता था। स्कूल जो है गांव के बरगद पेड़ के छांव में होता है। स्कूल कहाँ था? बरगद पेड़ के छांव में। गांव का अधिकतर छुआ स्कूल जाता था, लेकिन भौजी का लड़का मछली मारता था, बकरी चराता था। भौजी भी नहीं बोलती पढ़ने, खुद ठेपा मार भौजी थे, यानी पढ़ी लिखी नहीं थी। करुआ अक्षर भैंस बराबर। दादा जो है 10th तक पढ़े हुए थे। कचहरी ऑफिस में पेशकार बाबू थे, याद रखना है, पेशकार बाबू रहते हैं लेखक के भाई। पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है इनको तो सोचना चाहिए खाट परिवार, यानी कि छोटा परिवार यदि रहेगा तो बढ़िया होगा। बड़ा परिवार को पढ़ाना, कपड़ा पहनाना, खिलाना पिलाना, ये सब बहुत ही परेशानी है। इसलिए जब मेरा मन करता दादा को सुना देते ई ना समझी के बात को। दादा भी दबरल सियार की तरह, यानी कि दब के रह जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। घर में हमेशा अशांति बना रहता था। खाने के लिए छीना झपटी, मारा मारी। अभी इतना बच्चा रहेगा 10-10 को, तो जाहिर सी बात है खाने पीने के लिए तो मारा मारी होगा ही। कहा भी गया है पढ़ा लिखल साफ सुथरा माँ बाप का बेटा बेटी भी वैसे ही होता है, यानी जिसका माँ बाप क्या होता है? पढ़ा लिखा होता है, उसका बाल बच्चा भी पढ़ा लिखा होगा, अच्छे से रहन सहन होगा उसका। तो माँ बाप ही चेंगा सबसे पहले सिखाता, यानी प्रथम गुरु यहाँ पे बताया जा रहा है कि माँ बाप ही होता है। बीते बछर जो है हमारे कॉलेज का पढ़ाई लिखाई सिराय गिलानी। लेखक बता रहे हैं कि मेरा जो पढ़ाई लिखाई था वो कॉलेज में पिछले बछर जो है, पिछले वर्ष वो ख़त्म हो चुका, सिरा गया। घर में रहने का समय मिला, घर गए तो देखे अली बाबा का ढाबा बन गया। उस समय बैसाख महीना था। जब हमने घर गया तो देखा कि बैसाख का महीना है और भौजी क्या कर रही है, या मतलब आम का घमौरी खा रही है। तो भौजी बोलते आवा हो बाबू, हमको देख करके रास्ता से ही घमौरी खाए ले, एक बेर खाएबा तो उंगली चाटते रह जबो। अब हम घर पहुंच रहे थे, लेखक बता रहे हैं कि हम घर पहुंच रहे थे। घर पहुंचते ही भौजी क्या बोलती है, आवा हो बाबू घमौरी खा ले, एक बार खाएबा तो उंगली चाटते रह जेबा। हमने डांट के बोला भौजी ई बेस बात नइखे, ये लुक लहरी में टुकना को आम झाड़ने भेजे हो, उसका जिंदगी बर्बाद हो रहा है। भौजी कठुआ गई, पहली बार डांट मिला। हमने क्या किया, भौजी को डांट दिया कि टुकना को इस लुक लहरी में आपने आम झाड़ने के लिए भेजा है। तो भौजी डांट खा करके और एकदम से घबरा गई। जिंदगी में पहली बार डांट पड़ा भौजी को। मैंने बगीचा जाकर टुकना को डांटा। दूसरे दिन स्कूल में नाम लिखवा दिया टुकना का। सुमा और कुना को भी ट्यूशन करवा दिया, घर पे सिलाई सीखने का जुगाड़ करवा दिया सुमा और कुन्ना को। दूसरे सांझ यानी कि दूसरे शाम में दूसरे दिन के दादा को खबर मिल गया कि हमने भौजी को डांटा है और ऐसे ऐसे भौजी जो है रोज के खाटी ले सुतल है। मैं दादा को सारे घटना बता दिया। दादा भी समझ के बोले दुनिया में वो सब हीन है, आज दुनिया कितना आगे बढ़ गया। अब दादा भी समझ गए कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी हो जाता है। तो पढ़ल लिखल का सगरे मान होता है। कौन बोल रहे हैं, दादा। इसलिए जरूरी हो गया है सभी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। दादा मुझे देखकर बोले
आज तोर विचार बड़ा नेक विचार रहे, इसको अपना कर घर इंजोर हो जाएगा। यानी तुम्हारा विचार जो है बड़ा ही नेक है, बड़ा ही अच्छा है, तो यदि इसको अपना लिया जाए घर में तो घर जो है इंजोर तरक्की कर जाएगा। भौजी को भी थोड़ा समझा दो, अजबार बैठल रहती है तो इधर उधर करती है, काम धंधा नहीं करती, तो उसको भी कोई ऐसा चीज़ बता दो कि वो भी काम करे। लेकिन भौजी जो है घंटे भर में आ करके मेरे पास बोलती है, बड़ा प्यार से बोली, ए हो बाबू पढ़ल लिखल के आरो बात है। यानी भौजी क्या बोलती है, ए हो बाबू पढ़ल लिखल के आरो बात है, इतना बोल करके और वो इमोशनल हो करके उसका लोर जो है बह लगा, यानी कि रोने लगी। तो ये कहानी इस तरह से कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखते हैं दो पहला जोड़रा। दो पहला जोड़रा, सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी क्लासेस सही समय पे मिल सके। अब हम लोग देखते हैं मुख्य पात्र इसमें किसना है। जो एक छोटा सा बच्चा है, ये बीमार हो जाता है तो इसकी माँ और बाप दोनों परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि लास्ट में इसको विनय डॉक्टर के पास ले जाया जाता है कुछ दिन बाद, और डॉक्टर विनय जो हैं दयालु डॉक्टर हैं जो 2 रुपये में इनका इलाज कर देते हैं। तो चलिए हम लोग विस्तार से देखते हैं। कृष्णा जो है छोटा बच्चा है। कृष्णा का पिताजी मेहनतकश कारीगर है, बांस का काम करते हैं। कृष्णा की माँ जो है मेहनतकश गृहिणी है और ये बांस का काम भी करती है। डॉक्टर विनय है, दयालु डॉक्टर है। कृष्णा की माँ जो है सुबह सुबह उठती है और ढेंकी पर जाती है। ढेंकी बोलते हैं जहाँ पे हम लोग चावल वावल कूटते हैं, यानी कि गांव में ये अक्सर देखा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, चावल वावल कूटा जाता है। कृष्णा दौड़ करके वहाँ पहुँच जाता है माई के पास और लुगा को पकड़ लेता है, यानी साड़ी को। ठीक है, माई के आंचल में रहने वाला चेंगा है कृष्णा, यानी कि माँ का आंचल में छोटा बच्चा है। सोने पे माँ के पेट से लुकाया जाता है, यानी कि पेट से जब सट के सोता है तो वो लुका जाता है। जगह होने पे किसी को कोई काम नहीं करने देता। बच्चा लोग अक्सर जब जगह होता है तो रोने धोने का काम करता है, वो कोई काम करने नहीं देता है माँ लोग को। तो वही चीज़ है। कृष्णा माँ जो है दूध कृष्णा मुंह में धराए के, यानी कि दूध जो है कृष्णा के मुंह में धरा करके छोटा सा जो बच्चा को दे देते हैं पीने के लिए, तो ढेंकी पास जाती है। ठीक है, और ढेंकी पास जाकर के जोड़रा बुका पछरने लगती है। रौद दिन है, मनुष्य जानवर पक्षी पानी बिना जो है टवायल रहता है, यानी इधर उधर भागते रहता है। इसलिए कृष्णा की माँ जो है कृष्णा के पिता को भिनसरे जलपान पहुंचवा देती है। यानी रौद में क्या होता है, सभी जानवर जो है पक्षी जो है मनुष्य जो है पानी के बिना बेहाल हो जाता है, एकदम प्यासा हो जाता है। इसलिए कृष्णा की माँ एकदम भिनसरे भिनसरे कृष्णा के पिताजी के लिए जलपान पानी पहुंचा देते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। कृष्णा का जो बाप है कंधे पे टांगा रखते हैं, चल देता है। गोड़ में ठूंस लेता है, यानी कि पहन लेता है मोटर गाड़ी टायर वाला चट्टी। याद रखना है, मोटर गाड़ी का जो टायर होता है उसका बना हुआ चट्टी पहन लेता है और दाहिना हाथ में जलपान लेकर के पहाड़ रास्ते से निकल जाता है। निकला तो फजीरे, यानी कि कृष्णा के जो पिताजी हैं वो घर से काम करने के लिए बांस लाने के लिए निकलते तो हैं एकदम सुबह ही, लेकिन दोपहर हो जाता है रास्ते में ही। ठीक है, आधा डहर में ही दोपहर हो जाता है। रोद से दही भपाए गेल, यानी कि पूरा तप गया। बर गाछ देख, यानी कि बरगद का पेड़ देख करके सौथाई लिया। दोपहर लास्ट टाइम जब बचता है तो उठ के चल देता है। अभी भी एक बांस, यानी कि एक पहर बाकी है। पहाड़ के जड़ तर, यानी कि पहाड़ का जो सबसे निचला भाग होता है, कन कन पानी का सोती बहता है, छोटा सा सोती बोलते हैं झरना टाइप से। ठीक है, तो जहाँ जा कर के पैर हाथ धोकर डूबा में मुनगा साग, हरा मिर्च, गोंठ डूबा घाटा खा लेता है। याद रखना है, मुनगा का साग है, हरा मिर्च है, गोंठ डूबा घाटा है। ज्योतिगर बांस काटता है, घर लौट आता है और फिर क्या करता है ये, तो ज्योतिगर जो अच्छा सा बांस होता है सीधा, उसको काट करके घर लौट आता है। डहर में ही अंधेरा हो चुका है। घर आया तो कृष्णा माँ एक लोटा पानी दी, थोड़ा आराम कर बियारी खाया। कौन, कृष्णा के पिताजी बियारी खाते हैं। फिर मड़ुआ रोटी डंडुआ चटनी, इसमें जो है बियारी में यानी कि रात का खाना में मड़ुआ का रोटी है और डंडुआ का चटनी है, और वहीं दोनों बात करने लगे। कृष्णा की माई बोलती है, आज कन्हैया बाबू जो हैं ऑर्डर दिए हैं 2 दौरी और 4 मजबूत सूप बनाने का। याद रखना है, 2 गो दौरी है और 4 मजबूत सूप है, कल ही चाहिए उनको।
आज हम दोनों बियारी खाकर बुनेंगे, ननका बेच से सोया है। यानी हम लोग दोनों खा करके और काम करना स्टार्ट करेंगे बुनने के लिए। तो ननका जो है बेच से सोया है, किसको बोला जा रहा है? कृष्णा को। ठीक है, कृष्णा बाप का जो है बुनने का काम पुरखोती रहता है, यानी कि इनके पिताजी, इनके नाना नानी सब बुनने का काम करते हैं। ठीक है, थकान के कारण बोलते हैं ई आलत घाम चुआई के करेजा पानी कर लो, यानी कि इतना हम लोग काम करते हैं, करेजा थक जाता है, पसीना बहाते हैं, फिर भी जो हम लोग रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, मतलब रात में भी काम ख़त्म नहीं होता है, फिर भी बढ़िया कपड़ा नहीं है हम लोग के पास। आज काम छोड़ दो तो कल हड़िया उपास हो जाएगा, दो पहला जोड़रा भी नहीं है। तो ये सब कौन बोल रहे हैं? कृष्णा के बाप। ठीक है, वहीं कन्हैया बाबू के पास देखो, गांव का जो एक अमीर आदमी होते हैं, सब कुछ है उनके पास, गाड़ी घोड़ा, जगह जमीन जायदाद सब कुछ है। भूमि में लेदरा बोलते हैं जो मतलब सोने के लिए यूज किया जाता है गांव में, तो लेदरा डिसाई के सूत जाता है भूमि में। कौन? कृष्णा का बाप। कृष्णा की माँ जो है सूप डोरी बुनने के बाद ये कंप्लीट अकेले कर लेती है। उसके बाद कृष्णा बाप को जगा देती है। कृष्णा का जीव नरम हो गया और बोलती है, कृष्णा का जो जीव है यानी कि तबीयत जो है खराब हो गया है, नैवा जोग में झरा फुंकाव करे, यानी कि इसको ले जाइए कहाँ पे? नैवा जोग, और वहाँ पे इसको झरा फुंकाव कर दीजिए। झरा फुंकाव बाद भी कृष्णा का तबीयत और बिगड़ गया। दोसर बिहाने जो है कन्हैया बाबू 6 रुपया देते हैं और सूप दौरी जो बना हुआ है उसको ले जाते हैं। कृष्णा की माँ जो है कृष्णा का जर यानी बुखार मिटाने के लिए 12-13 दिन तक जड़ी बूटी करती है, ताबीज भी पहनाती है घेंचा में, तो भी कृष्णा का जर खत्म नहीं होता है। अब तो घर का खोराकियो यानी खाने का सामान भी खत्म हो चुका है। उधर कृष्णा का हालत खराब है यानी तबीयत खराब है। 4 रुपये से टटकुटवा 4 ले आएंगे, यानी कि क्या बोल रही है कृष्णा की माँ कि 4 रुपये जो है 6 रुपया में 4 रुपया जो है टटकुटवा 4 ले आएंगे, यानी कि खुद्दी वाला चावल। बाकी 2 रुपये में कृष्णा का इलाज कर देंगे। आखिर माय का जिया तो गाय जैसा होता है, गाय का यहाँ पे तुलना किया गया है सीधापन से। ठीक है, तो माय भी बहुत अच्छी होती है, मतलब दयालु होती है, ममता होता है बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो माय का जिया तो गाय जैसा होता है। कृष्णा माय ने 2 पहला नीमन जोड़रा लेस मूंद किया, यानी कि मिट्टी में लेस मूंद करके सावन भादों के लिए बचा के रखी थी, उसको खोल के दुकान में 5 रुपया में बेच दी। 2 पहला जोड़रा किस समय के लिए रखी थी? सावन भादों में बारिश के टाइम में खाएंगे ऐसा करके रखी थी, लेकिन उसको कृष्णा का तबीयत खराब होने पे खोल करके और दुकान में बेच देती है 5 रुपया में। ठीक है, कृष्णा को बिना डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बोले थोड़ा और आस्कत करते तो कृष्णा का हालत खराब हो जाता, लेकिन अब कोई डर नहीं है। डॉक्टर जो है कृष्णा का नारी देखे, दवा दिए और 1 सुइया, याद रखना है 1 सुइया देते हैं। टोटल डॉक्टर बाबू 2 रुपया मांगे। कृष्णा मैं सुन करके लाज से कठुआ गई कि बस 2 ही रुपया। सोची सब मिला के 2 रुपया। कृष्णा बाप भी सोचे इतना बढ़िया डॉक्टर और 2 रुपया। कृष्णा माई बोली डॉक्टर से तोहिन एक भगवान है, इतना कम पैसा। डॉक्टर बोले ये तो हमार फीस है, बस सेवा हमार लक्ष्य है। दवाई जो मेरे पास है, दवाई का दाम जो मेरे पास दवाई है गरीब गरुआ से नहीं लेते हैं। डॉक्टर विनय प्रतापे कृष्णा आज बाँच गेल। कृष्णा माय जो है रखल जोड़रा 2 पहला 2 लाख बन गया, यानी कि इसका जो 2 पहला जोड़रा है जो सावन भादों के लिए रखी हुई थी वो कितना बन गई? आज 2 लाख बन गई, यदि कृष्णा का तबीयत ठीक हो गया तो आशा करते हैं ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला कहानी पढ़ते हैं। ओद दीदा का मतलब होता है नम आँखें। ठीक है, संजीवनी जीएस हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। चानो वाली एक विधवा औरत होती है, ठीक है, जो रेशमी की माँ होती है। रेशमी किसकी बेटी है? तो चानो वाली की बेटी है जो विधवा है। सुगिया और हेमिया दोनों क्या है? रेशमी का फ्रेंड है, यानी कि सहेली है। शुक्र महतो एक जमींदार होता है उस गांव का। कोल्हा जो है चानो वाली का बेटा होता है।
कोल्हा याद रखना है चानो वाली का बेटा, और रेशमी और जीरवा 2 चानो वाली की बेटी, यानी टोटल चानो वाली कितनी हो गई, 4 हो गई। एक चानो वाली खुद हो गई, एक बेटा कोल्हा हो गया, और 2 बेटी जो है रेशमी और जीरवा, टोटल 4 है। निर्मल महतो लेखक शुक्र महतो का बेटा है। निर्मल महतो खुद एक लेखक भी हैं और शुक्र महतो के बेटा भी हैं। स्टोरी स्टार्ट हो रही है। आषाढ़ एक रात है, यानी कि आषाढ़ माह का रात है, झिमिर झिमिर बारिश हो रहा है और चानो वाली जो है ओसरा में बैठी हुई है। घर के ओसरा में चानो वाली बैठी हुई है और चखना खा रही है, यानी चख रही है क्या चीज़, तो फुटका और खुखरी। फुटका खुखरी जो है खोखड़ी को भी बोलते हैं, यानी मशरूम को। ठीक है, ढिबरी जली हुई है। ढिबरी मतलब एक दीपक टाइप से होता है, तो वो गांव में जब लाइन नहीं था उस समय हम लोग भी जलाते थे। तो ढिबरी जो जल रही है, फटिंगा परेशान कर रहा है, तो फटिंगा आ जाता है। लाइट के कारण क्या होता है, फटिंगा आता है। तो फटिंगा परेशान कर रहा है चानो वाली को। चानो वाली रोटी बनाने छोड़ देती है परेशान होकर के। और बकरी से लानल, यानी कि बकरी, गांव में जो टोला होता है ना, तो बकरी भी बोलते हैं। तो खुद्दीक भात और कंदक साग, ये दोनों लाई हुई थी, वही खाने लगी। ठीक है, चानो वाली रेशमी से कहती है कि शुक्र महतो का घर जाओ और अंगना जगा के आ जाओ। यानी कि चानो वाली अपनी बेटी रेशमी से कह के क्या कह रही है, तो शुक्र महतो के घर जाने। शुक्र महतो क्या है, जमींदार है, तो अंगना जगा के आने के लिए बोल रही है, क्योंकि वहाँ पे शादी का माहौल चल रहा होता है। शुक्र महतो का बेटा का शादी हो रहा होता है। ठीक है, तो सुगिया और हेमिया रेशमी को आवाज़ लगाती है। उधर से सुगिया और हेमिया जो 2 सहेली है वो भी इसको आवाज़ लगाती है इसके घर के पास आकर के। तो रेशमी माई बोलती है कि यानी कि चानो वाली कि रेशमी तो शुक्र के घर चली गई है, यानी कि वो तो कभी चल गई वहाँ पे। तो चानो वाली घर के नज़दीक शुक्र महतो का घर होता है, नज़दीक में ही घर होता है चानो वाली का घर, शुक्र महतो के घर के नज़दीक। बेटा का ब्याह होता है शुक्र महतो का। रेशमी का माँ यानी चानो वाली जो है मोसो मायत मेहरारू होती है, ये विधवा भी होती है। ठीक है, गांव के लोग जो है चानो वाली नाम से जानता है। गांव के लोग इसको क्या कह के बुलाते थे, चानो वाली। क्यों, तो चानो गांव के होने के कारण। चानो वाली जो है हर घर का खबर रखती थी। ये चानो वाली पूरे गांव में हर घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पूरा खबर रखती थी। और चानो वाली गाँव के महतों के मालिक घर गोबर बाढ़न करती थी, यानी कि ये जो महतो घर था ना, शुक्र महतो घर, उसके यहाँ क्या करती थी, तो गोबर यानी कि नीपा पोता और बाढ़न मतलब झाड़ू लगाने का काम करती थी। महतो घर जब ब्याह शादी रहे, जब शादी विवाह का समय चल रहा होता है महतो घर, तो चानो वाली अपन घर जैसा साफ सुथरा रखती थी। बिहान से सांझ तक महतो घर रहती थी, यानी कि सुबह से शाम तक। शहर से कोई गांव जाता तो बोलता, ये चानो वाली मामा आदि कोई जाता था शहर से कमा करके घर, तो सब बोलता था, ये चानो वाली मामा हिंदे आओ, मोटा लाए हैं तोरे खिलेबो, यानी कि मिठाई लाए हैं तोरे खिलेबो, तोरे के लिए ले ले हियो, ऐसे करके बोलता था। चानो वाली खुश होती थी जैसे उसका बेटा कमा करके आया हुआ है। ठीक है, ऐसे खुश होती थी कि उसी का बेटा कमा के आया हुआ है। चानो वाली का महतो घर लुगा भात का व्यवस्था हो जाता था, यानी चानो वाली का खाने के लिए भात और पहनने के लिए साड़ी, साड़ी को लुगा बोलते हैं, तो ये व्यवस्था हो जाता था। कोल्हा और रेशमी ये दोनों को बकरी रख के पाली थी, यानी बकरी में काम करके, उस डीह में काम करके और पाली हुई थी। चानो वाली का परिवार जो है खाट होता है, छोटा होता है। 2 बेटी है, पहले भी बता चुके, एक बेटा और खुद, यानी कि टोटल 4 हो गया। ठीक है, चानो वाली जो है सवासीन को छोड़ने या गाड़ी चढ़ाने जाती है। शुक्र महतो घर से कोई यदि सवासीन बोलते हैं जैसे बेटी पोतो, तो उसको छोड़ने का काम कौन करती थी, चानो वाली, या तो बस स्टैंड या तो उसके ससुराल नहर तक छोड़ने का काम। शादी की विदाई में लोकदिन बन जाती थी, ये लोकदिन बन के और चल जाती थी लड़की के यहाँ। महतो घर का एक अंग बन चुकी थी, ये जो है चानो वाली महतो घर का एक अंग बन चुकी थी। शुक्र महतो बेटा का ब्याह रहता है,
इधर चानो वाली घर के ओसर में बैठ के सोचती है, और ये क्या कर रही है, तो झिमिर झिमिर बारिश के दिन में ओसरा में बैठ के सोच रही है, हम महतो घर इतना कुछ करते हैं परंतु वो सब अपना नहीं समझते। हमें क्या करता है, अपना नहीं समझता है। जब महतों के नाती पोता आता है तो सबका पैर छूता है, मेरा नहीं छूता है। चानो वाली कई बार सुनी भी है कि भोनी हो, गोबर कढ़नी हो, छोट जात हो, इसलिए पैर नहीं छूता। ये कई बार अपने कानों से सुन चुकी है कि हम भोनी हैं, गोबर कढ़नी है, छोट जात है, इसलिए शायद पैर नहीं छूता है। लेखक एक दिन दुर्गा पूजा के समय, याद रखना है लेखक कब आ रहा है घर, तो दुर्गा पूजा के समय रांची से आ रहा है। सभी के पैर छूता है, चांदो वाली का छोड़ देता है। चांदो वाली को बुरा लगता है, ठीक है, चांदो वाली को क्या होता है, बुरा लग जाता है। लेखक को गलती का एहसास होता है बाद में कि मुझे भी उसका पैर छूना चाहिए, चांदो वाली का। दशहरा समय सब नया कपड़ा पहन के मेला जा रहा था, परंतु चानो वाली का नसीब कहाँ है कि वो नया कपड़ा पहने। आंचल में चवन्नी बांध करके मेला चल देती है। चानो वाली का अवस्था अब धीरे धीरे खराब होने लगता है। बूढ़ा और चेंगा का स्वभाव एक नियर, यानी इस कहानी में कहा जा रहा है कि बूढ़ा लोग का और चेंगा मतलब छुआ यानी कि बच्चा लोग का, दोनों का स्वभाव कैसा होता है, एक जैसा होता है। क्योंकि बूढ़ा और बूढ़ी बढ़िया खाना खोजती है। एक दिन चानो वाली बीमार हो जाती है, कोई दवा दारू भी नहीं हो पाता है। चानो वाली मामा 5 दिन बीमार रहती है, उसके बाद मर जाती है, सिराए जाती है। मर जाती है मतलब सिराए जाती है। लेखक जो है घर पहुंच जाता है। जब लेखक को मालूम होता है कि चानो वाली सिरा गई है तो वो घर पहुंचता है। गोड़ लगने का साध पूरा नहीं होता है, यानी कि ये जब मर जाती है तो लेखक सोचा हुआ रहता है कि इस बार जब हम घर जाएंगे तो चानो वाली का पैर छुएंगे, बट वो साध जो है, वो सपना जो है, वो इच्छा जो है पूरा नहीं हो पाता है। मरने के बाद आदमी का गुण आद बहुत आता है। जो आदमी अच्छा होता है ना, वो जब चला जाता है तो उसका क्या होता है, गुण आद आता है हम लोगों को। चानो वाली के मरने पर निर्मल महतो के माए बहुत रोती है और कहती है, हमर छुआ निर्मल के अपन दूध पिया के पोसले हेल, यानी कि चानो वाली के बारे में क्या बोल रही है, चानो वाली मेरे पुत्र निर्मल को कैसे पोसी थी, अपना दूध पिला करके, यानी कि उसका दूध नहीं हो रहा था तो चानो वाली पिलाई थी। निर्मल के माए निर्मल से तोर माँ आज मर गलो। निर्मल की माँ क्या बोल रही है निर्मल से कि तुम्हारी माँ जो है आज मरी है, क्योंकि उसी ने तुम्हें दूध पिला करके अपना पाला हुआ है। सभी लोगों का ज्ञान हुआ, जब सभी लोगों को मालूम होता है तो चानो वाली कितनी महान थी ये चीज़ सोचने लगता है। आद कर सबका दीदा ओद करी लेला, यानी कि भीग जाता है, सबका आँख जो है भीग जाता है, नम हो जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं ये जो कहानी है ओद दीदा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम लोग पढ़ेंगे मलकी बहू, जो एक दहेज प्रथा पे आधारित है। और ये कहानी जो है इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की जब शादी होकर के अपने ससुराल जाती है तो उसको किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। दहेज के चलते उसको कितने सारी बात सुनना पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है, तो इस कहानी में दिया गया है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, इस कहानी को जानते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। मलकी जो है एक दयाल बाबू की बेटी है, ठीक है, और बिशुन की पहली पत्नी है। यानी याद रखना है मलकी एक लड़की है जो दयाल बाबू की बेटी है और बिशुन की पत्नी है, यानी कि बिशुन से इसका शादी हो जाता है मलकी का। तो बिशुन दूसरा पात्र हो गया। दयाल बाबू बोकारो में नौकरी करते हैं, यानी कि मलकी का जो पिता है दयाल बाबू, ये बोकारो में नौकरी करते हैं। तो ये कहानी में ये पात्र है। अब हम लोग आगे देखते हैं। स्टोरी स्टार्ट होता है आषाढ़ के अंधेरिया रात में। याद रखना है आषाढ़ महीना का बात किया जा रहा है। अंधेरिया रात रहता है, चारों ओर सुनसान होता है,
कुत्ता जो है झाँव झाँव भूक रहा होता है, ठीक है, झाँव झाँव आवाज़ कर रहा होता है कुत्ता। सब सो चुका है गांव में, मलकी बहू छोड़ करके, यानी मलकी जो है उसको छोड़ करके सारे लोग सो चुके हैं, सिर्फ वो रो रही है। मलकी क्या है, रो रही है बैठ करके। मलकी का शादी होने में 2 वर्ष हो चुका है। मलकी का शादी होने में कितने वर्ष हो चुका है, 2 वर्ष। 1 वर्ष जो है वो खुशीपूर्वक रहती है, सास भी उसको बहुत मानती है, लेकिन दूसरे साल जो है उसको प्रताड़ित किया जाता है सभी लोगों के द्वारा। तो किस लिए, दहेज के लिए। 1 वर्ष सास ससुर साथ अच्छे से बिताने की, सास ससुर जो हैं बहुत अच्छे से मानते हैं। उसके बाद इसको फिर धिक्कार आ जाता है, यानी कि प्रताड़ित किया जाता है। क्यों, तो मलकी का जो पिताजी होते हैं वो दहेज के रूप में 40,000 रुपया और एक फटफटिया गाड़ी गछे हुए रहते हैं, जो नहीं दे पाते हैं। फटफटिया गाड़ी 40,000 रुपया दे देते हैं। तो सास ससुर के साथ अच्छे से बीतता है 1 साल, उसके बाद जो है नरक बन जाता है उसका जिंदगी, ठीक है। किसका, मलकी का। मलकी पुरुष यानी कि मर्द, ठीक है। तो मलकी का जो मर्द है वो कौन है, बिशुन है। बिशुन जो है BA पास कर चुका है, घर में बैठा रहता है। नौकरी के लिए दौड़ धूप किया, नौकरी नहीं मिला इसको, ठीक है। गृहस्थी का काम संभालने लगा, तो ये क्या करने लगा, गृहस्थी का काम संभालने लगा। इसमें भी ढेर दिन तक मन नहीं लगा। अब गृहस्थी में काम में मन लगेगा इसका, ये तो BA पास कर चुका है, पढ़ा लिखा है, तो ये गृहस्थी नहीं करना चाह रहा था, बिजनेस करना चाहता था। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो वो गृहस्थी संभालता है, BA पास करके नौकरी नहीं मिलता है तो गृहस्थी संभालता है, फिर उसमें मन नहीं लगता है तो बिजनेस करना चाहता है। क्या चीज़ का इच्छा रखता है, बिजनेस का, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। बिशुन जो है ससुराल इसका बोकारो है, यानी कि मलकी का जो घर है, अपना जो नेहर है वो कहाँ है, बोकारो। तो बिशुन अपना ससुराल बोकारो जाता है। सास ससुर को प्रणाम कर हालचाल, खाटी पे बैठ करके बात होता है, हालचाल कैसा है नहीं है, दोनों तरफ से हालचाल पूछा पूछी होता है। सास जो है हालचाल पूछी और पानी परुआ का जुगाड़ करने लगी। सास क्या की, बिशुन से हालचाल पूछ करके, बतिया करके और पानी परुआ के बारे में, नाश्ता पानी के बारे में जुगाड़ करने लगी। बिशुन बोला ससुर से, अपने ससुर से बोले, यानी दयाल बाबू से, आज रहने नहीं आए, जल्दी वापस जाना है। ब्याह में फटफटिया का बात किए सो नहीं दिए। तो ऐसा ये बोलते हैं कि आपने शादी में बात किया था कि हम फटफटिया भी देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं। हम फटफटिया नहीं मांग रहे, आज हम बेकार बैठे हैं, यानी कि हम फटफटिया तो आपसे नहीं मांग रहे हैं, बट हम बेकार बैठे हुए हैं। फटफटिया बदले रुपया दे दे, यानी कि फटफटिया के बदले हमको पैसा दे दीजिए ताकि हम बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इतना सुन ससुर जो है हाईचक यानी कि भौचक्का हो जाते हैं। ससुर बोले शादी में 2 वर्ष हो गए, कर्जा भी नहीं टूटा है, यानी कि जो 2 वर्ष पहले शादी के लिए कर्जा किए थे दयाल बाबू, वो कर्जा भी अभी तक नहीं टूटा है। 2 मन बिहन पाड़ते थे, यानी कि जो इनके पास खेत था उसमें 2 मन बिहन पाड़ता था, सो खेत भी बेच दिया, यानी कि शादी में वो खेत भी बिक जाता है। अभी भी फटफटिया का नाम ले रहे हो। कहावत है खांसी का जान जा रहा, खाने वाला का पेट नहीं भरता। सास जो है एक डोभनी हलवा है, यानी कि एक कटोरी में, डोभी बोलते हैं कटोरी को, दामाद के आगे रखे। हलवा को क्या किए, दामाद के आगे रखे, यानी जांग पैर पे। बोली नाश्ता चाय कर ले, पानी गिलास भी रखी सामने और पानी का गिलास भी दिए। दामाद का गाल जो है फूल गया, यानी कि ये जो बिशुन बाबू हैं इनका गाल तो फूल गया है गुस्से में। बिशुन जो है नज़र उठा के सास को नहीं देखता है गुस्सा से। बिशुन जो है कुर्सी से उठ करके बोलता है तोहन न फटफटिया दे ले, न ओकर बदली पैसा दे ले, यानी कि ना तो आप लोग फटफटिया दिए और ना ही उसके बदले में पैसा दिए। हम बिजनेस करना चाहते थे, वो भी आप नहीं पूरा किए। एक तो तोहर बेटी बेसल खा हो, यानी कि ये बता रहा है बिशुन कि एक तो तुम्हारी जो बेटी है वो बेसल यानी कि बैठ के खाती है, कोई काम मन से नहीं करती है, कोई काम भी नहीं करती है मन से। ऊपर से बढ़िया पहनना ओढ़ना चाहिए ओकरा, ऊपर से कपड़ा लत्ता पहनने ओढ़ने के लिए उसको बढ़िया बढ़िया चाहिए। ये कौन बोल रहा है, बिशुन। शादी समय चाहते
तो फटफटिया का पैसा नगद गिना लेते। अब चिन्होगे मैं कौन हूँ, और क्या बोलता है कि अब आप पहचान जाओगे कि हम कौन हैं। बड़बड़ाते हुए चला जाता है कौन, बिशुन। बिशुन के ससुर दयाल बाबू होते हैं, बोकारो में नौकरी करते थे ये। बेटी का शादी अच्छे घर में करना चाहते थे, कौन, दयाल बाबू। लड़का मिला बीए पास, वही बिशुन जो है बीए पास मिला। बिशुन का गृहस्थी अच्छा था, यानी कि अच्छा इसका खेती बाड़ी था, हट्ठा कट्ठा भी था ये। मलकी बाप जो है बिशुन को बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में देखे थे, नाम लिखाते परिचय हुआ, और जब बिशुन वहाँ पे नाम लिखवा रहे थे उसमें इनका दयाल बाबू का परिचय होता है। घर आना जाना वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो कहाँ पे ये दोनों मिला था, तो बोकारो एक्सचेंज ऑफिसर, ये चीज़ आपको याद रखना है, बोकारो एक्सचेंज ऑफिसर में ये दोनों मिले थे, वहीं से बात विचार हुआ, घर आना जाना स्टार्ट हो गया। शादी का बात चला और हो गया। बिशुन बाप जो है एक नंबर का लालची, बिशुन का बाप एक नंबर का लालची होता है। मोट दहेज के कारण कई शादी तोड़ता है। शादी में 40 लाख प्लस एक फटफटिया गाड़ी में फिक्स हो जाता है, यानी कि इतना दहेज देना पड़ता है मलकी बाप को, लेकिन फटफटिया गाड़ी बाकी रह जाता है। पैसे कमी के कारण फटफटिया जो है 2-4 वर्ष बाद देने की बात हुई। मलकी माँ चाय ला करके दयाल बाबू के जांग पे रख देती है, यानी कि उनको चाय देती है और बोलती है इतना मत सोचिए मलकी बाप, दामाद के बाप माए बेस ना है, वो सब क्या करती है, बहकाने का काम करती है, वो सब लड़ाने का काम करती है, वो सब प्रताड़ित करती है, वही सब के कारण ये सब हो रहा है। तो ऐसा कौन बोलती है, मलकी के माँ। उन लोग को समझना चाहिए ना, उन लोग को, यानी कि बिशुन के जो पिताजी और माँ है उसको तो समझना चाहिए कि उनका हालत क्या है, कितना कर्जा में है। सो वो सब समझने के लिए तैयार नहीं है। मलकी बाप किसी के कहने पे कोई कुआं में डूबता है, मलकी का बाप बोलता है मलकी माँ से, किसी के कहने पे कोई कुआं में थोड़े डूब जाता है। घर बारी बंधक है, खेत बेच के 40,000 दिए, साज सामान दिए, यानी 40,000 रुपया दिए, साज सामान दिए, खेत भी बेच दिए, घर बारी सब बंधक है। आजकल बीए और एमए कर साक्षर बनता है, शिक्षित नहीं है, यानी साक्षर तो बन जाता है, साक्षर कहला जाता है, लेकिन शिक्षित नहीं कहलाता है। दयाल बाबू सोचते हुए सो गए और दयाल बाबू सोचते हुए सो जाते हैं। मलकी माँ खिरवरी पारने, यानी पीस के, यानी कि चावल उवल का जो पीस करके और धूप में सुखाते हैं वो पारने के लिए चली जाती है। बिशुन जो है घर पहुंच के, बिशुन जब घर पहुंचता है तो मलकी से तुमको नहरा जाकर फटफटिया के लिए पैसा लाना होगा। मलकी अपने कोठरिया जा कर के कपसने लगती है जब बिशुन बोलता है कि तुम नहरा जाओ और पैसा मांग करके लाओ फटफटिया के बदले। रांधे काम मलकी से, भोजन पकाना, तो भोजन पकाने का काम तो मलकी करती थी, लेकिन बांटने का काम उसकी सास करती थी। मलकी को कम बांटती थी, अब इसको खाने के लिए भी कम दिया जा रहा था। मलकी सास को तैंता तेल लगाने जाती थी। अब ये जो है मलकी सास को तेल भी लगाती थी, सास लात मार देती थी तेल लगाने के टाइम में, जिससे पीठ बल गिर जाती थी कभी कभी। कई बार बाप को चिट्ठी लिखी मलकी, कोई लाभ नहीं हुआ। पिता बोलते मार गारी खा के भी वहीं रहना, एक बार बेटी का पैर उठ गया तो चारों ओर शिकायत होता है। हम अबरी बछर फटफटिया कीन देबो, यानी कि इनके पिताजी बोल रहे हैं कि अबरी बछर अगले साल फटफटिया कीन देबो। मलकी हालत खराब दिनों दिन हो गया, मार गारी से, यानी कि इसको मार भी पड़ रहा था, गाली भी पड़ रहा था। 3 मंथ का छुआ पेट में था, यानी कि 3 मंथ का पेट में बेटा था, ठीक है, वो भी खराब हो गया। सास बोले बिशुन का दूसरा शादी करेंगे। अब सास क्या बोलती है, बिशुन का दूसरा शादी करेंगे। इस बांझी से उम्मीद नहीं है, यानी इस बांझी से उम्मीद नहीं है पुत्र का, अब दूसरा शादी करना पड़ेगा बिशुन का। तो बिशुन भी जो है मेहरारू पास नहीं जानने लगा, जो भी उसके घर जाता सास मलकी का शिकायत सुनाता। मलकी का जिंदगी जो है पगली और भिखारिन जैसा हो गया। एक दिन मलकी का सहन शक्ति टूट जाता है जब बिशुन अपने माए बाप के जोर पे रोहतास से दोसर बिहार कर लाता है। बिशुन का दूसरा शादी कहाँ हो जाता है, रोहतास। कौन करवाता है जिद करके, तो बिशुन का जो है माए। मलकी जो है बिशुन से मुझे नहरा पहुंचा दो, बढ़िया से रख नहीं पाते।
यानी अब मुझे नेहरा पहुंचा दो, आप तो बढ़िया से रख नहीं पा रहे हो। बिसुन झोंटी पकड़ के यानी उसका बाल पकड़ करके घर से बाहर कर दिया और बोला जाओ बाप घर, यहाँ क्या है, नहीं जाओगे तो जला के मार देंगे। बाप का कुव्वत नहीं था तो क्यों गछा फटफटिया, बाप का यदि देने का हिम्मत नहीं था, औकात नहीं था तो फटफटिया क्यों गछा। अंदर बाहर जिसका अर्थ होता है अंदर बाहर। इसमें मुख्य पात्र देखें तो इबादत खां है, जो एक मददगार व्यक्ति होता है। गांव किसी को हेल्प मदद की ज़रूरत पड़ता है तो इबादत खां उसका मदद करता है। सिरजुआ जो है इबादत खां का बेटा होता है, ठीक है। इसका उम्र जो है 26 साल होता है। कि इसका सिरजुआ का एक फुटबॉलर होता है और इसी पे कहानी आधारित है, ठीक है। ये कहानी जो है सांप्रदायिकता पे है, यानी कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पे है, जहाँ जो हजारीबाग में हुआ रहता है। लेखक जो है स्वयं इसमें एक पात्र है, यानी लेखक जो है इस कहानी को कहने वाले हैं। स्टोरी स्टार्ट होता है, भादो मासिक दिन है। कौन सा महीना है? भादो का। भूंजा खाने यानी जलपान का बेरा है, ठीक है। हमारे गांव से सटल बगल गांव में गोहार होता है, यानी कि हल्ला होता है बगल वाले गांव में। दोरियो हो कुइयाँ डूबल हो, यानी क्या बोल रहा है कि दोरियो हो दौड़ करके आने के लिए बोलता है, कुआं में कोई डूबा हुआ है। सभी लोग के साथ मैं भी दौड़ा, लेखक बता रहे हैं। सब कहे निकाला हो, सब क्या बोल रहा है? निकाला हो कुआं में जो डूबा हुआ था। 4-5 मर्दाना यानी मर्द जो है 4-5 वो झागर से निकालने लगा। याद रखना है झागर से। 2 जन जो है बूढ़ी पकड़ धर के, एक बूढ़ी थी तो उसको पकड़ धड़ कर रही थी 2 जन। बूढ़ी जो है छाती पीट कर, अरे बेटुआ सेरजुआ कैसे भागी गेले रे, यानी कि ऐसे पीट करके छाती और रो रही है कि बेटा सेरजुआ कैसे भाग गया। सेरजुआ नाम सुन करके सभी के आंख में आंसू आ जाता है। उसका उम्र तो 26 साल होता है, इबादत खां का बेटा होता है, लवगीर आदमी होता है, ये सब बता चुके हैं, यानी कि नेक नीयत वाला, नेक दिल वाला, सदा जिंदगी हिमायती रहता है, दुखी व्यक्ति को मदद करता है इबादत खां। ये सब चीज़ें याद रखना है। इबादत खां अपने मेहनत से एक टैक्सी लेता है, याद रखना है, टैक्सी खरीदता है इबादत खां। गांव में कोई यदि बीमार पड़ जाता है तो रात बेरात कभी भी वो चला जाता है उसके साथ हॉस्पिटल। जात बिरादरी नहीं देखता है वो, ठीक है, सभी का साथ देता है। सिरजुआ जो है छोटा बेटा था, किसका? इबादत खां का। बाप जैसा एकदम सीधा था। कहावत है बांसे के बखोर में बांसे ही फूटे है, बांस का जो जड़ होता है उसमें बांस ही फूटता है। सिरजुआ को माँ बाप के साथ गांव वाले भी दुलार देते थे, यानी कि इसको माँ बाप तो दुलार देते थे, गांव वाले भी दुलार करते थे। सभी धर्म को मानने वाला था ये सिरजुआ, छोट बड़ का लिहाज करता था, ठीक है। पूरे पंचायत में मिलनसार उदाहरण, यानी कि ये इतना मिलल जुलल रहता था सभी से, जात वगैरह तो देखता नहीं था, सभी धर्म को मानता था, तो इसका उदाहरण देता था सब लोग। ये उदाहरण का पात्र बन चुका था सिरजुआ। और यह जो सिरजुआ है एक फुटबॉलर खिलाड़ी होता है, कप्तान भी था अपने टीम का। भावना टीम से खेलता है, याद रखना है कौन सा टीम? भावना। एक घटना याद है, हम भी सिरजुआ संग फुटबॉल खेलने अमृत नगर गए थे, ठीक है। कहाँ? अमृत नगर। हजारीबाग गाड़ी से 2 छुआ आया। जब हम अमृत नगर मैदान में उतरे तो वहाँ पे 2 छुआ आता है, यानी छोड़ा आता है हजारीबाग से। नज़दीक आकर टाउन हॉल में दंगा हुआ है, बोलता है वो दोनों छोड़ मतलब लड़का कि दंगा हुआ है हजारीबाग टाउन में, मैच नहीं हो पाएगा। 144 धारा लगा हुआ है, याद रखना है। हमारे कप्तान बोले, यानी सिरजुआ बोलता है, आज बिना खेले नहीं जाएंगे, आधा घंटा अंदर तुम लोग भी पहुंचो, यानी आज खेल करके ही जाएंगे, तुम लोग के पास आधा घंटा टाइम देते हैं। खेल स्टार्ट हो जाता है। एक खिलाड़ी रोहित होता है इसके टीम में, सिरजुआ के टीम में, बॉल छीने में गिर गया। ये बॉल छीनना चाहता है और गिर जाता है, हाथ टूट जाता है, पीठ छोछराई गेल, यानी कि पीठ भी छिल जाता है, ठीक है। टाउन में माहौल गर्म के कारण 144 धारा लगा हुआ है। कोई अस्पताल नहीं ले गया, यानी कि इसे अब कोई अस्पताल नहीं ले गया। किसको? रोहित को। बाद में सिरजुआ जो है भाड़े के रिक्शा करता है और चल दिया रोहित को ले करके शहर में, यानी कि रोहित जो गिर चुका था, हाथ टूट चुका था, उसको लेकर के चल दिया शहर।
सड़क सुनसान था शहर में। सदर अस्पताल रिक्शा वाला जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, यानी कि वो बस स्टैंड तक ही रुक जाता है। कौन? रिक्शा वाला जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। शेरजुआ जो है कंधे पे सहारा दे करके, यानी कि वो कंधे पे ले लेता है रोहित को और चला जाता है। कहाँ पे? अस्पताल पहुँचता है। दवा पानी दिला के पट्टी बांधाया और वापस बस स्टैंड तरफ चल दिया। याद रखना है। पुलिस भेटा जाता है तो बोलता है इधर कहाँ भटक रहे हो। पुलिस बोलता है इधर कहाँ भटक रहे हो, हिंदू मुस्लिम भागो यहाँ पे, यानी कि आगे डॉट 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 है तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, सो दंगा है, यहाँ से तुम लोग भागो जल्दी। शेरजुआ जो है बोलता है दोस्त की दोस्ती में काम आए वही दोस्ती है, अपनी जान का परवाह नहीं है, मुझे अपनी जान का परवाह नहीं है, दोस्त का दोस्ती में हम काम आए वही बड़ी बात है। बस स्टैंड तरफ चल देता है इतना बोल करके। सांझ बेरा जो है घर पहुंचता है। रात में नींद नहीं, दंगा लेकर के, यानी कि जब शेरजुआ घर पहुंचता है सांझ में तो इसको नींद नहीं आता है रात में। किस लिए? तो दंगा के बारे में सोचते रहता है। बिहान हम, यानी लेखक बता रहे हैं कि हम जो हैं बिहान सुबह शेरजुआ से मिलने गए। वो कोठरी में बैठा था अकेले और बोला आओ बैस, यानी कि बैठ, वो हमें बैठने के लिए बोला। शेरजुआ शहर से अच्छा गांव है। शेरजुआ क्या बोल रहा है? शहर से तो बढ़िया गांव है, सांप्रदायिकता नहीं है यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, यहाँ सब मिलजुल करके रहता है, कोई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं, एक दूसरे का त्यौहार में आना जाना होता है। हमर माय तोर माय हमर मायठीन घरे बैसे है, यानी कि बैठते हैं। तुम्हारी माँ मेरे घर आकर के बैठती है मेरी माँ के साथ, और मेरी माँ तुम्हारे माँ के साथ जाकर के बैठती है। दोनों का बाप भी सहिया है, पर्व त्यौहार में एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। दोनों का जो पिताजी हैं वो मित्र हैं और पर्व त्यौहार में हम लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, कोई यहाँ पे आपत्ति नहीं होता है। शहर में दंगा होता है, गांव में तो बहुत शांति से रहते हैं। वैसे लेखक बोलते हैं कि हम तो शेरजुआ अभी बैठने के लिए नहीं आए हैं, कोई काम से आए हैं। दुर्गा पूजा का ये लो कार्ड, और कार्ड देता है किसको? शेरजुआ को, और बोलता है कि इस बार तुम अच्छा चंदा करना दुर्गा पूजा के लिए। लेकिन दुर्गा पूजा का जो टाइम होता है उससे पहले ही 10 दिन पहले शेरजुआ जो है वो जलपान करके और नहाने के लिए जाता है कुआं पे, और वहाँ पे कुआं में गिर जाता है। इस तरह से ये कहानी कंप्लीट होता है। खूब कहानी प्रोफेसर विनोद कुमार का लिखा हुआ है। तो आप हमारे YouTube चैनल संजीवनी जीएस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी क्लासेस मिल सके। झारखंड का भी क्लास रेगुलर दिया जा रहा है। तो मुख्य शब्द को हम लोग देख लेते हैं। सिलोही, सिलोही का मतलब होता है ठंडी ठंडी जो हवा चलती है उसको बोलते हैं सिलोही। गोदी का मतलब होते हैं दिमाग, तो गोदी का मतलब दिमाग हो गया। साध का मतलब होता है इच्छा, साध रखना यानी कि इच्छा रखना। करई का मतलब होता है काम करने के बदले जो मिलता है अनाज उसको बोलते हैं करय, तो कुरई। ठीक है। हुब, हुब का मतलब होता है ताकत, बल, क्षमता। हम लोग पात्र देख लेते हैं। तो दामोदर जो एक गरीब लड़का है, गुरु दयाल राम जो दामोदर का पिता है, तो दामोदर का पिता गुरु दयाल राम है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। दामोदर की माँ है एक, ठीक है। और गुनेश्वर बाबू अमीर आदमी होता है, ठीक है, गांव का अमीर आदमी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं। पूस का माह, रात में अंधेरे का बेरा, यानी कि पूस माह है यानी पूस का महीना है और रात के समय अंधेरा का बेरा है। सिलोही चल रहा है, यानी कि सिलोही बोहे मतलब सिलोही ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिसको कनकनी भी बोलते हैं। तो लिखा हुआ है सिलोही का मतलब कनकनी। घर के पीछे दामोदर जो है बोरसी ताप रहा है, यानी कि दामोदर क्या कर रहा है, तो घर के पीछे पिछवाड़े में बोरसी ताप रहा है। बोरसी एक गांव में होता है, मिट्टी का बर्तन होता है तो उसमें आग उग जलाया जाता है, वही बोरसी हो गया। तो दामोदर क्या कर रहा है, तो बोरसी ताप रहा है। गुनेश्वर बाबू आकर डाकलथिन यानी कि आवाज़ देता है किसको, दामोदर को। बारी चासने के लिए बोलता है, यानी कि बारी को, यानी कि खेत को जोतने के लिए बोलता है। गुनेश्वर बाबू हल जोतने बोल करके दामोदर को और वापस घर चला जाता है। पलंग पर जा कर के
नहेली ओढ़ करके, नहेली वही मतलब पतला सा कंबल, नहेली ओढ़ करके सो गया। सीताराम सीताराम का जाप करने लगा। दामोदर नहीं आया, परंतु दामोदर को बुलाया गया था, किस लिए? तो हल जोतने के लिए, लेकिन दामोदर नहीं आया हल जोतने। गुनेश्वर बाबू गुस्सा गए और बड़बड़ाने लगे। सारा भुइयाँ, यानी कि भुइयाँ किसको बोल रहा है? तो दामोदर को 2-4 सेर घारम है, यानी 2-4 सेर अनाज होगा, तकरे पर फुटानी, इसलिए फुटानी कर रहा है, नहीं आ रहा है। 4 गो कुरे पहले ही उधार खैलक, यानी कि 4 कुरे जो है उधार पहले ही खा लिया है दामोदर। ऐसा बोल रहा है कौन? गुनेश्वर बाबू बोल रहे हैं। तुलसीदास रामायण में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। दरअसल रामायण में इसका जो ताड़न वाला शब्द है इसका कुछ और मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है इसके द्वारा, गणेश्वर बाबू के द्वारा, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब प्रताड़ित करने लायक है तभी सुधरेगा, ऐसा ये बोल रहे गुनेश्वर बाबू। दरअसल ऐसा है नहीं, रामायण में इसका अर्थ कुछ और होता है कि ये सबको आगे बढ़ने के लिए बात किया गया है। गुनेश्वर बाबू दोबारा जो है दामोदर घर आता है। गुनेश्वर बाबू जो है गुस्से में फिर से आ जाता है। दामोदर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा होता है उस टाइम। दामोदर को तैयार देख करके गुनेश्वर बाबू जो हैं वो क्या करते हैं? बोले, शर्म लगो हो कि ना, तुमको शर्म आ रहा है या नहीं? जोते के छोड़ करके और कॉलेज जा रहा है, खेत जोतने छोड़ करके और तुम कॉलेज जा रहे हो। जहाँ तो खड़ा ही जमीन हमार हो, जहाँ पे तुम खड़ा है वो भी जमीन हमारा है, हमारे पुरखा तुर बापे के बसेल थो। यानी कि गुनेश्वर बाबू का कहना है कि मेरा जो पुरखा है, यानी कि पूर्वज है, वो तुम्हारे बाप को बसाया हुआ है यहाँ पे, ऐसा गुनेश्वर बाबू बोल रहे हैं। यदि काम नहीं करोगे तो ज़मीन छोड़ दो, यदि तुम हल नहीं जोतोगे मेरे यहाँ तो एक काम करो, मेरा ज़मीन छोड़ दो। असल भुइयाँ हैं तो हाड़ कूट के काम कर, असल में तू भुइयाँ ही तो हाड़ कूट यानी मेहनत से तुम काम करो। यजुर्वेद में मछली मारो और जब फुर्सत हो तुम्हें तो मछली भी मार लिया करो। पढ़ाई मजाक न है, प्लस माइनस पढ़ लें गोदी पगला जीतो, यानी तुम यदि प्लस माइनस करोगे, पढ़ोगे तो गोदी यानी कि दिमाग तुम्हारा क्या होगा? पगला जाएगा। दामोदर घर से बाहर गांव ना आओ के क्रिया खाता है। दामोदर बोलता है कि हम घर से बाहर चल जाते हैं, गांव कभी नहीं आएंगे, और वो क्रिया खाता है। 7 भाई है दामोदर, सबसे छोटा कौन है? दामोदर है। याद रखना है दामोदर कितने भाई है? 7 भाई है, जिसमें सबसे छोटा है दामोदर। पिता जो है गुरदयाल राम जमींदार के घर काम करता था गुनेश्वर बाबू के यहाँ। गुरदयाल राम मरने पर 6 बेटा चंदन नगर में काम करने लगा था, यानी जब गुरुदयाल राम जो है वो मर जाते हैं तो 6 बेटा जो है चंदन नगर में काम कर रहे होते हैं। दामोदर जो है गुनेश्वर बाबू का घर कमियां के रूप में बहाल हुआ था, कमियां यानी काम करने वाला के रूप में बहाल हुआ था, और इसे 10 रुपये दिया जाता था रोजाना काम के बदले। अपना और माँ का गुजारा उसी से करता था और पढ़ने के लिए कागज कलम भी उसी से खरीदना पड़ता था। दामोदर जो है मैट्रिक कर लिया था, ठीक है, दामोदर मैट्रिक कर चुका था, कॉलेज में नाम भी लिखा लिया। अब देखिए दामोदर जो है कॉलेज में नाम भी लिखा लेता है मैट्रिक करके। हरिजन वजह से, यानी कि हरिजन वजह से 7वीं से 10वीं तक इसको छात्रवृत्ति प्राप्त होता है। याद रखना है भैया कि 7वीं से 10वीं छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ है। क्लास पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन से क्लास तक इसको छात्रवृत्ति मिला? तो 7वीं से 10वीं तक। इसी से कपड़ा खरीद लिया और इसी से यानी कि छात्रवृत्ति जो मिलता था इसी से क्या करता था? कपड़ा भी खरीद लेता था। बूढ़ी माँ अकेले घर देखती थी, और बूढ़ी माँ जो है वो अकेले क्या करती थी? घर देखती थी। दामोदर जब हजारीबाग के लिए निकल रहा था, याद रखना है दामोदर कहाँ जा रहा है? हजारीबाग के लिए। तो माँ बोली, बेटा जल्दी घूरी हैं, पाकल आम कोनो विश्वास ना। माँ जो है उसकी अपने बारे में बोल रही है कि बेटा जल्दी घूम जाना, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हैं, कब यहाँ से सिरा जाऊँगी यानी मर जाऊँगी पता नहीं, इसलिए जल्दी घूम आना।
ऐसा सुन दामोदर की आंख में आंसू आ जाता है, परंतु गुनेश्वर बाबू के बात से पढ़ने जाता है और बेस आदमी बने के हो यानी कि बढ़िया आदमी बनना चाहता है। मने मने माई को प्रणाम करता है और चल देता है। कौन? तो दामोदर। हजारीबाग पहुंच के काम खोजता है, नहीं मिलता है काम तो रिक्शा चलाना स्टार्ट करता है। क्या काम कर रहा है? रिक्शा चलाने का। सांझ से आधा रात तक, याद रखना है, सांझ से लेकर के आधा रात तक रिक्शा चलाता है। दिन में कॉलेज जाता है, अंधेरक बेरा में ट्यूशन भी पढ़ाता है। इस ईयर यानी कि इस साल जो है बीए फर्स्ट कर चुका है। ठीक है, बीए में फर्स्ट डिवीज़न कर चुका है। घर आया तो माई खुश हुई, प्रेम से रोने लगी। जब दामोदर घर आता है तो माई क्या खुश होती है और प्रेम से रोने लगती है। माई बोली, एक को साध है तो बेस नौकरी पकड़ ले, यानी कि तुम बढ़िया सा नौकरी ले लो, हमारा यही इच्छा है। दरअसल माँ लोग का यही इच्छा होता है कि बेटा लोग अच्छा कुछ कर जाए। माई का आशीर्वाद लेकर शहर चला आया फिर से और दिन में कंपटीशन की तैयारी करने लगा। मार्च में परीक्षा में बैठा। ठीक है, मार्च में परीक्षा में बैठा। रिजल्ट के आस में नौकरी नहीं ढूंढा, यानी रिजल्ट आ जाएगा इसको आशा था तो नौकरी इन्होंने नहीं ढूंढा। तो माई का चिंता से पैसा जमा किया और इन्होंने रिक्शा चला चला करके पैसा जमा किया। एक दिन रिक्शा लेकर घर चल दिया। डहरे माई खातिर 2 केजी लड्डू और साड़ी वगैरह खरीद लेता है। तब पेपर वाला भेंट जाता है रास्ते में, पेपर खरीदने बुलाया, यानी पेपर खरीदेंगे ऐसे करके पेपर वाले को बुलाता है और ख़रीद लेता है। अपना रोल नंबर देखता है, खुशी से नाचने लगता है। उसका रिजल्ट आ चुका होता है और वो खुश हो जाता है। मन में बोला, माई के आखिरी साध पूरा हो गया, माई का जो इच्छा था वो पूरा हो गया। घर पहुंचता तो देखा माई खाटी परल है। माई क्या हुई? खाटी में पड़ गई है। गोड़ लगता है, बुलाता है। माई चाल न करती है, यानी कि माई जो है वो चाल नहीं कर पाती है, परंतु देखी तो पहचान गई। परंतु माई क्या पहचान गई। माई इशारा से बोली, बेटा हम जा रही हो। माई बोलती है इशारा से कि बेटा हम जा रही हो, यानी कि अब भगवान के पास सुखी से रहना। दामोदर बोलता है माई के कान में, माँ के कानों में, माई हम दारोगा नौकरी खातिर चुन गली हो, यानी कि चुना गए हैं, दारोगा नौकरी हमको मिल गया है। माई सुन करके खुश हुई, दामोदर के सर पे हाथ रखी और सिरा गई, यानी कि मर गई। दामोदर सभी का कर्जा चुका देता है। जब नौकरी लग गया तो सभी का कर्जा चुका देता है। घूर बचाने दूसरे साल जो है बिहार कर लग, यानी शादी भी कर लेता है दूसरे साल। अपने परिवार साथ नौकरी पर धनबाद में रहने लगा। कहाँ पे? धनबाद में। दुख में जो आदमी काम आवे उससे बड़ा कोई नहीं। गुनेश्वर बाबू अपने परिवार के साथ तीर्थ पर गंगा सागर जाता है। घूमने समय माई बीमार हो जाते हैं। जब गंगा सागर जाते हैं गुनेश्वर बाबू तो इनकी माई जो है बीमार हो जाती है। धनबाद में डॉक्टर से दिखाए, भर्ती हुआ। 4 दिन में 4,000 रुपया खर्च हो गया। याद रखना है 4 दिन में 4,000। डॉक्टर बोला पेट का ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन में 5,000 रुपया खर्च और होगा, कुछ पैसा पहले जमा करना होगा। सोचने लगा पैसा कहाँ से आएगा। अब गुनेश्वर बाबू सोचने लगा कि 5,000 रुपया कहाँ से आएगा, उसके पहले हमको जमा भी करना है। दामोदर अचानक से मिल जाता है। दादा दादा कहते पहुँच जाता है वहाँ पे गुनेश्वर बाबू के पास और पूछता है की बात है, ऐसे काहिल बैसल ही, ऐसे क्यों बैठे हो। गुनेश्वर बाबू जो है सब कुछ बताते हैं। दामोदर जो है ढाढ़स दे करके बोलता है पैसा जुगाड़ कर देता है। कौन पैसा जुगाड़ करता है? तो दामोदर करता है और सभी परिवार को अपने डेरा, अपने जहाँ पे घर है वहाँ पे ला करके खातिरदारी करता है, यानी कि सेवा सम्मान करता है। ऑपरेशन सफल रहा, बूढ़ी माँ बच गई, यानी गुनेश्वर बाबू की माँ बच जाती है। 10 दिन अस्पताल में भी रहती है। याद रखना है 10 दिन अस्पताल में। फिर ये सभी परिवार घर वापस चला आता है। जब तक अस्पताल में थी बूढ़ी माँ गुनेश्वर बाबू का, तब तक दामोदर अपनी माँ के समान देखभाल और फल फूल खिलाया, अपने माँ की तरह उसको माना। दामोदर की उदारता
गुनेश्वर बाबू को बदल दिया। गुनेश्वर बाबू जो है अफसोस करने लगता है, बोलते हैं जात से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कर्म से होता है। ठीक है, कर्म से बड़ा छोटा होता है। गांव के लड़का जितना पढ़ेगा गांव का तरक्की उतना होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सोंद माटी का 10 कहानी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको पढ़ करके बहुत ही मज़ा आया होगा हमारे साथ। चलिए, यदि आपको पसंद आया हो कहानी तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे की क्लासेस सही समय पे मिल सके। दोस्तों झारखंड की भी क्लास लगातार दी जा रही है। चलिए आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।